अगला स्टेशन जोरबाग है। मैं हूं तुम्हारा राजा और कल मिलूंगा, फिर यहीं मिलूंगा ना। मेरी वॉइस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली वॉइस है। सुल्तान में मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सलमान खान को। तो मेट्रो में सफर करने वाले लोग कैसे क्या चाहते थे? बहनचियां स्वेटर बुन रही हैं अगर गाड़ी में, हाँ। तो अगला स्टेशन कहते ही समझ आ जाए कौन सा वाला है। तो आपकी आवाज है ना, वो आपको थोड़ा सुकून देती है। सबसे बड़ी बात है कि नेवर चीट विद योर ओन प्रोफेशन। बहुत गलत फहमी डाली जाती है आज के यूथ को। आप जरा सिगरेट के 4 सुट्टे लगा लेंगे ना, हाँ माशाल्लाह क्या सेक्सी वॉइस हो जाएगी आपकी। हाँ भाई गोरो, हमारे देश में आके हम ही लूटते हो, बड़े मजे आ रहे हैं, बोलते गुड यू वर साउंडिंग गुड। तो उन्होंने कहा कि हमारा ऑफिस करजन रोड पे है। तो पहली मर्तबा मैंने जिंदगी में स्टूडियो देखा था। मैं बाहर निकला, मैंने बोला खिड़की देख रहे हैं आप, अपने पैसे ले लीजिए वहां से 200 रुपये। 9th में मैं पढ़ता था तो स्कूल वाले ओरिएंटेशन के लिए ले गए थे दूरदर्शन दिखाने। मेरी माँ ने पहला सवाल ही मुझसे ये किया, वो तो ठीक है सलमा सुल्तान देखी। एक बार ये हमारी एक बेचारी न्यूज़ रीडर थी, उन्होंने कहा शम्मी प्लीज़ मेरा मेकअप टूट जाता है, मत हंसाया करो। बुलेटिन कैसे कर लेते थे आप? पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि दूरदर्शन वाले भी चाहते थे कि कोई भी इंपॉर्टेंट होगा तो सलमा जी और शम्मी जी को बिठाया जाएगा। पीएम हाउस से उसी रात को फ़ोन आ गया और अगले महीने ही मुझे नेशनल के ऊपर बिठा दिया गया। छुपा लो यूं तुम ये प्यार मेरा के जैसे मंदिर में ला दिएगी। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। हर तरफ शोर है, हंगामा है, भाषा की टूटती मर्यादा है, ऊंची उठती आवाज है। कोई किसी के लिए रुकना नहीं चाहता, थमना नहीं चाहता। ऐसे में अचानक एक आवाज गूंजती है, ठहराव और सुकून का दूसरा नाम बन जाती है। आज के शोरगुल में ये आवाज बहुत जरूरी है। बेचैन मन पर बारिश की बूंदों से गिरती ये आवाज देश की आवाज है। हर मुसाफिर की हम सफर है। बोले भारत में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उसी शख्स से जिसने खबरों की दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होते देखा है, न्यूज रीडर्स को एंकर में बदलते देखा है, खबरों को एजेंडा और न्यूज रूम को दंगल बनते भी देखा है। हमारे साथ हैं मेट्रो की आवाज शम्मी नारंग, जिन्होंने 2 दशक तक दूरदर्शन के जरिए खबरों की दुनिया पर राज किया है। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शांता, इतना खूबसूरत तारुफ कराने के लिए पहले तो। और बड़े दिनों बाद ऐसा परिचय किसी ने कराया है, अच्छा लग रहा है। आप तारीफ के काबिल हैं। नहीं नहीं, मतलब सो नाइस सो नाइस, अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत अच्छा लगा। बस आपकी नियति, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है कुछ मालूम नहीं होता। और बहुत से लोग जानते भी हैं जी, बल्कि ये एतमाद, ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास शायद मेरे घर वालों को भी नहीं था कि ये भी कुछ कर लेगा लाइफ में। नॉर्मल एक स्कूल का विद्यार्थी, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं माँ बाप की भी कि साहब बड़ा हो के बेटा ये काम करेगा, यूँ पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो एक उनकी जो बेसिक आशा थी वो पूरी हो गई। हाँ कि इंजीनियरिंग में मैं चला गया, है ना, पढ़ते पढ़ते साइंस का स्टूडेंट था। तो बस इस तरह से पहले तो ये शुरुआत हुई और यही सोचा था कि बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे। हमें क्या मालूम था कि ज़िंदगी में आपका सामना कैमरा से होगा, माइक्रोफोन से होगा और आप हर ड्राइंग रूम का हिस्सा बन जाएंगे। हर घर का आप हिस्सा बन चुके हैं, उस वक्त भी थे और आज भी हैं। तो सर आपके अगर हम परिवार की बात करें, आपके बचपन की बात करें, तो आपका जो जन्म हुआ एक सिख परिवार में हुआ और आप एक आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं जी। उसका आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ा और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी ने ये जो किसे कहते हैं ना शेप लेना शुरू किया? देखो, जो सरकारी मुलाजिमों का जो भी एक सामान्य सा परिवार होता है जी, उसमें पैदा हुआ, उसी में परवरिश हुई, बड़ा हुआ। तो आप 2-3 चीज़ों पर तवज्जो देते हैं जी, कि आप बेटा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा बनोगे। यही होता था ज़्यादातर, मेरे साथ भी यही हुआ। तो यही था कि घर में एक भाई आर्मी में चले गए, एक भाई जर्मनी चले गए, बहन हमारी डॉक्टर बन रही हैं, है ना। पर मतलब ये कहने का मतलब ये था कि चलो तुम भी कुछ अलग सा कर लो। तो अच्छा तुम इंजीनियरिंग कर लो जी। तो उस ज़माने में इतना मुश्किल नहीं होता था कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं या
मतलब इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं का दौर नहीं होता था, है ना। कॉम्पिटिशन जो बेसिकली वर्ल्ड वाज नॉट सो कंपैरेटिव। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है आप इंजीनियरिंग में, तो हमने इंजीनियरिंग कर ली। पर ये था कि यहाँ मैं अपने आपने फरीदाबाद से इंजीनियरिंग की? जी, उस जमाने में वो YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग होता था, अब उसका नाम बदल के JC बोस कर दिया गया है। ये कब की बात है सर? बहुत पुरानी, मैंने 73 में ज्वाइन किया। अच्छा। स्कूलिंग करी थी ना, तो मतलब उस जमाने में आप मतलब फर्स्ट डिवीजन अगर 60% पे 60% पे आपको फर्स्ट डिवीजन मिल जाती थी तो माँ ने लड्डू बांटे, क्योंकि जरा सा ऊपर था मेरा, है ना। तो अगर अब पढ़ाई ठीक ठाक कर ली तो इंजीनियरिंग भी कर लो। तो बड़ा सामान्य सा माहौल होता था, ये नहीं है कि मारामारी नहीं होती थी। और उनमें ये लगता था कि चलो कुछ तो बच्चा कर ही लेगा, है ना। हाँ, लेकिन इस प्रोफेशन में आ जाऊंगा, जिंदगी इसके साथ चलेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो आपको इस बात का एहसास कभी नहीं हुआ कि आपकी आवाज कुछ खास है, कुछ ऐसी जो लोगों के दिलों पर राज करने के लिए बनी है? देखो ये था, ऐसा होता है ना, कॉलेज जाते हैं लड़कियां आवाज में मर मिटती हैं। नहीं, हमारे ज़माने में जबकि को एजुकेशन स्कूल में था, उसमें क्या होता था कि जैसे स्कूल में गाना बजाना हो रहा है तो कोई गाने में बहुत अच्छा था, मुझे ड्रम्स का बड़ा शौक था, तो मैंने ड्रम्स बजाने शुरू कर दिए। तो वो जो स्टेज का फियर था, है ना, और स्टेज भी क्या स्कूल का हो गया, तो मतलब अगर कोई गाना गा रहा है तो मैंने ड्रम्स बजा दिए, बोंगोस कॉन्गोस बजा दिए, और कुछ नहीं तो टेबल पे ढोलक बजा दी, है ना। तो ये एक बेसिकली ये होता है ना, जिसे हमारे हिंदुस्तानी में कहते हैं कि पंगा लेने से मतलब कभी पीछे मत हटो, कुछ ना कुछ करते रहो। कॉलेज में स्कूल में यही होता था, और क्या होता था। तो घर वाले भी कहते थे कि अरे वाह बेटा, वो अंकल आए गाना सुनाओ, है ना। तो गाना सुनाया तो साहब ने ढोलक भी बजा दी, अरे वाह क्या बात है। तो उन दिनों में मतलब आपका अगर बहुत ही आपकी प्रस्तुति बहुत साधारण सी भी है तब भी कहते थे वाह मजा आ गया, है ना। पर ये हुआ। हाँ, ये बात जरूर बता दूं कि मेरे फादर साहब का दखल उर्दू में बहुत अच्छा था, जबकि सिख परिवार से थे। उनको पंजाबी बहुत अच्छी आती थी, अंग्रेजी तो माशाल्लाह आती थी क्योंकि फौज में थे, प्लस उर्दू बहुत अच्छी थी उनकी। और आपकी उर्दू बहुत अच्छी वो मैं बता दूं, उसी पे आ रहा हूँ मैं। जबकि हम लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, सोचा नहीं था कि हिंदी के ब्रॉडकास्टर बन जाएंगे। उर्दू इसलिए रही क्योंकि जो पंजाब में पार्टीशन के बाद आए थे वो उनकी उर्दू अच्छी थी। इवन सिख परिवारों के जो लोग थे वो लोग उर्दू अच्छी जानते थे, वो खत भी एक दूसरे को उर्दू में लिखा करते थे। तो यानी अगर वो कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं तो गुरमुखी होती थी, मतलब लिपि गुरमुखी है और जुबान पंजाबी है। तो इस तरह से तो हम लोग कुछ गलत बोलते थे अगर, तो कहना नहीं बेटा आपने ये गलत बोलना है, गलत नहीं बोलना, तो नुक्ता लगेगा। नुक्ता कैसे लगेगा? हाँ, और फिर उसके बाद ये छोटी छोटी बातों पे टोक दिया जाता था, तो वो आदत में शुमार हो गया हमारे, है ना। तो जब बोलते थे, बातचीत करते करते, उर्दू में एक बड़ी खासियत है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी प्रभावित कर जाते हैं, है ना। आप बड़ी जल्दी मुतासिर हो जाते हैं उससे, यू गेट इम्प्रेस्ड वेरी फास्ट। अगर आपने कपलेट बोल दिया, माशाल्लाह कैसी लग रही है, खूबसूरत लग रही है ना, तो ये उस जमाने बहुत बड़ी बात होती है। अदब की जुबान। हाँ, कहते हैं बच्चा क्या बोलता है। पर कभी भी ये लगा कि चलो यार सामने वाली आंटी की लड़की इंप्रेस हो रही है ना, यही बहुत है ना। तो मतलब वो बोलते हैं आप क्या करते, तो मतलब अरे वो तो करते ही थे। तब अगर आप वो कहीं कह रहे हैं तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो, हम ये नहीं कहते थे आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं। आप लगाते तो वो लड़की का तो दिन बन गया ना, हमारा भी बन गया कि अगर उन्होंने स्माइल दे दी, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें होती थी। तो लगा कि चलो भाई अपनी जो बेसिक जुबान है उसको दुरुस्त रखिए इंसान। मतलब ये कॉन्शियसली नहीं सोचा था, लेकिन ये आपके संस्कारों में था, संस्कार, हाँ, घर का माहौल ऐसा था। खैर जब फिर पढ़ाई वढ़ाई हो गई, तो जब पढ़ते भी थे तो क्लास में भी अगर टीचर से बात कर रहे हैं या फिर टीचर ने कहा यार आज एक कल्चर प्रोग्राम है तो तुम संचालन कर दो, जिसे एंकरिंग आज के ज़माने में कहा जाता है, तो वो भी कर देते थे। तो एंकरिंग में क्या होता था, अब आपके सामने ये आ रहे हैं और एक शेर सुना दिया, तो समझ आए ना, सबने कहा वाह क्या बोलते हो यार, तालियां बज गई। तो बस इधर तक, फिर उसके बाद बात खत्म हो गई। तीसरे साल में इंजीनियरिंग 5 साल की, थर्ड ईयर में मेरे कॉलेज का ऑडिटोरियम बन रहा था, जिसे सभागार कहते हैं।
और उसकी बेसिक सिविल कंस्ट्रक्शन सारी हो गई थी, जो साउंड प्रूफिंग और ये तमाम चीज़ें हो गई थी। अब काम होता है कि जो ऑडियो सिस्टम लगता है, स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, मिक्सर विक्सर तो होते नहीं थे, वो एम्पलीफायर में ही सब कुछ होता था, तो हमको इतना मालूम नहीं था उसके बारे में। तो जब वो उसकी बारी आई तो वो कुछ अमेरिकन्स लगवाने आए हुए थे उसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो अब क्या था, एक बेसिक जिज्ञासा तो होती है यार, ये ऑडिटोरियम में अब क्या नया होने जा रहा है। पंगा लेने में आ गए? हाँ, नहीं, हमने 15-20 लड़के जो भी थे, हम मिलके देखने गए कि ये कैसे करते हैं यार। वो बेवजह चले गए ना, हाँ, बड़ी लंबी सी सीढ़ी लगी हुई है, जीने के ऊपर चढ़ के इंसान वो टांग रहा है। वो गोरा था, अमेरिकन ही थे। उसके 3-4 लोग नीचे, वो भी अमेरिकन ही थे। हमारे कॉलेज ने, तब हमारा कॉलेज जर्मन गवर्नमेंट के साथ एफिलेटेड था, तो सब बाहर से ही आता था सब कुछ। तो इसको भी अमेरिकन को बुलाया गया था इंस्टॉलेशन के लिए भी, क्योंकि ये बहुत स्पेशलाइज फील्ड थी, इवन ऑडियो को सेट करना। जी, बिल्कुल। मतलब यहाँ तो शादी ब्याह में तो कोई भी स्पीकर रख दिए, भोंपू रख दिए, है ना, और एक माइक्रोफोन दे दिया, हेलो 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 कर दिया, तो माइक चेक। हाँ, वही होता था। तो इस तरह से अब देखिए, नियति, मैं इसलिए बार बार शब्द इस्तेमाल करता हूँ, डेस्टिनी जिसे कहते हैं। अब 15 से 20 लड़के खड़े हुए हैं और एक अमेरिकन आता है, मुझे कहता है, हे कम हियर, कैन यू से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन। आपको चुना गया क्यों? मतलब मैं इतने लोगों के बीच में, उसको तो नहीं पता कि मुझे शौक है या मुझे था भी नहीं, आपकी आवाज में। ठीक है। तो इसने कहा कि अच्छा, आई वांट ऑडियो चेक, ओके, कैन यू से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन। वो फिर सीढ़ी पे चढ़ गया कि तुम बोलते रहना और मैं वो जो स्पीकर है उसकी कैलिब्रेशन करता रहूंगा। उसको एंगल देना होता है ताकि रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि गूंज तो नहीं आ रही, साउंड ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। वो उन दिनों में भी कैलिब्रेशन करते थे। मैंने हेलो, तो मैंने नॉर्मल 1 2 3 नहीं किया, 1 2 3 ऑडियो, ये नहीं बोला। मैंने कहा यार ऐसा बोलता हूँ कि और कुछ नहीं तो ये जो 20 लोग आए यही मजे ले लें, है ना। तो मतलब कोई माइक चेक नहीं, हेलो हेलो कुछ नहीं जी, नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल एक सामान्य जो एक प्रस्तुतियां होती हैं या बातचीत की जो भाषा होती है, उसको ब्रॉडकास्टिंग भाषा में एक तरह से कन्वर्ट करके, वो भी एक, तो मैंने इस तरह, हाँ भाई गोरो, हमारे देश में आके हमें ही लूटते हो, बड़े मजे आ रहे हैं, बोलते हो। तो मैंने कहा इनको कौन सा समझ आएगा, है ना। 1 2 3 चेक और गोरो, फिर अच्छा लग रहा मेरी वॉइस। ये करते करते कि और कुछ नहीं तो मेरे ये जो बाकी सहपाठी हैं ये बड़े खुश हो जाएंगे, है ना। टुच्चापन होता था ना, है ना। खैर, उम्र भी ऐसी थी, उम्र ऐसी होती है। बोलता रहा बहुत देर तक, कोई शेर व शायरी कर दी। वो गोरा जो था वो नीचे आ गया। अब आपकी हालत खराब हो गई। मैंने कहा तो इसको समझ आ गया। अरे उसने वही किया, हे कम हियर, डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम मैन। तो मैंने लगता तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं तो कम वक्त, और मतलब माँ बाप पैसा खर्च करके इंजीनियर बना रहे हैं, और हो सकता है यार ये इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे जैसे बदतमीज आदमी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। He says, have you heard your amplified voice? तब मुझे टर्म भी नहीं पता थी what is amplified voice, कि जो माइक्रोफोन से होकर, एम्पलीफायर से होकर सुनाई देती है। He says, we are from USIS, which is, and we have a unit called VOA, and तब मुझे नहीं पता था what VOA stood for। VOA का मतलब क्या होता है, BBC सुना होगा, हाँ, वॉइस ऑफ अमेरिका नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, तो आप, हमारा ऑफिस कर्जन रोड पे है, तो आप आइए और हमें मिलिए। अच्छा। मैंने कहा मिलिए, हम आपकी वॉइस चेक करना चाहते हैं। अंग्रेजी में मुझसे जो भी कहना था कहा उन्होंने। भाई, और एक वो रेडियो स्टेशन है। अब तुम सोचो, हॉस्टल में रहने वाले 20 लड़के वैसे ही खुश। अब सारी रात ये डिस्कशन हो रही है कि जाया जाए ना जाया जाए। कहीं ये तो नहीं मुझे फिर से पकड़ के बंद कर दें कि बेटा कल तो कुछ नहीं कहा, आज क्या आएंगे, कुछ नहीं पता है ना कि क्यों बुला रहे हैं। तो यार, और वो रहा है तुम यूं जाना और यूं बोलना, हेलो इस तरह से करना और थैंक यू बोलना। वो खैर बाद में मालूम पड़ा तैयारी की आप लोगों ने, कि मैंने कुछ नहीं पता कि बुलवा, ये भी नहीं पता कि मतलब व्हाट इज ऑडिशन, वर्ड भी नहीं आता था वेरी फ्रैंकली। मैं चला गया और उसके बाद वो कर्जन रोड के ऊपर, जिसे अब कस्तूरबा गांधी मार्ग कहा जाता है, उसे कर्जन रोड कहा जाता था,
अमेरिकन लाइब्रेरी वाला ऑफिस जो है उसकी अच्छा, वही ऑफिस था हाँ उनका। वो 4th फ्लोर पे। हाँ। पर गोरों में बड़ी खासियत होती है, वो सब कुछ लिखवा के गए हुए थे कि एक शम्मी नारंग आएंगे, उनको 4th फ्लोर पे भेजना, हम्म, और वो जब बैठेंगे उनको कॉफ़ी पिलाई जाएगी उनको। हम्म, मैं तो एक स्टूडेंट था ना, हम्म। वो सब कुछ आप अकेले गए थे? मैं अकेला बिल्कुल, हाँ। बड़ा डर डर के। हाँ। और हॉस्टल में क्या होता है ना कि आप कोई इतने पार्टी वाले कपड़े भी नहीं रखते, जो नॉर्मल आप दिनचर्या के जो कपड़े होते हैं आपके रोजमर्रा के, है ना, वही पहन के ठहर गए। बहुत डरा हुआ, कॉन्शियस की पता नहीं यार इतना खूबसूरत ऑफिस देखा ही नहीं था कभी। मैंने कहा अच्छा, तब तक देखा वो आ गए और ऐसे कमरा बना हुआ था। उसके बाद एक वो 3 लोग भी थे जो एक रात पहले मिले थे, और उनके साथ एक शायद कोई और था और एक शास्त्री जी। तो उन्होंने कहा वेल आई एम फ्लैनेगन, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो एंड सो, ही इज शास्त्री। ओके। तो शास्त्री ने कहा बेटा क्या करते हो, जो बेसिक होता है। तो वो टाइम नहीं वेस्ट करते, उन्होंने एक आधा पेज इस तरह से फोल्ड था, आप जाके थोड़ा पढ़िए अंदर जाके। तो पहली मर्तबा मैंने जिंदगी में स्टूडियो देखा था। इस कमरे से बोला, जैसे ये जिस स्टूडियो में बैठ के हम बात कर रहे हैं, इसमें माइक्रोफोन्स लगे हुए थे, लेकिन कंट्रोल रूम था, 2 दरवाजे थे जिसे साउंड लॉक कहा जाता है, और उधर मशीनें पड़ी थी। और ये मशीनें डिजिटल नहीं होती थी, बड़े बड़े चक्के वाले स्पूल्स होते थे, है ना, और एक बड़ा सा मिक्सर था। जिस सोच सकते हैं कि किस तरह की मशीन कि वो उनमें फेडर्स और ये तमाम जो फेडर्स लगे वाली, पहली बारी मिक्सर देखा लाइफ में। तो एक दरवाजा खोला, दूसरा खोला, कुछ नहीं। जैसे ही मैं अंदर गया था, एक शख्स मेरा कद माप गया होगा आंखों से, उसने उस हिसाब से माइक्रोफोन सेट कर दिया था, इतने प्रोफेशनल। तो मैंने जैसे ही पन्ना खोला, वो तो हिंदी में। अच्छा, आपको हिंदी पढ़नी? मेरे को ये था कि कोई मिक्सी, कोई हिंदी थोड़ी सी, थोड़ी अंग्रेजी होगी। हिंदी तो आती थी, ये नहीं मैं कहता, लेकिन क्या था कि मैंने कहा भाई अब आ गए अंदर तो ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने बड़ा अपने कोशिश की नक्शेबाजी दिखाने की, हाँ तो होता ना। सो खैर करते करते उसके बाद पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते, और वो मेरे ख्याल 12 पंक्तियां होंगी, 12 लाइन्स। सिंगल टेक में आपने कर दिया? कर दिया। करने के बाद मैं बाहर आया। पर क्या हो रहा था, जब मैं पढ़ रहा था ना, जैसे अभी इस शीशे के बाहर वो जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, वैसे वो भी उनके वो जो गोरे खड़े थे वो भी दिख रहे थे। तो उनके जो तमाम आव भाव थे या तासुरात जो थे, उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि भाई इनको अच्छा लग रहा है। ये तो नहीं पता कि आई एम साउंडिंग गुड, बट ये था कि हाँ चलो, मतलब मैं कोई बहुत वो ना उम्मीद नहीं हो रहे। सो मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर बाहर आ गया। उसने कहा कम, उन्हीं का दरवाज़ा 2 एक खोला, दूसरा आ गया। शास्त्री जी ने कहा, तो ने कहा गुड, यू वर साउंडिंग गुड, बट शास्त्री व्हाट डू यू से। भाई इनकी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की बात है, लहजे की बात है, उसमें कैसे हैं। उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छा। क्या नहीं, पहले उन्होंने कहा क्या कंठ पाया है, तो मुझे कंठ का मतलब ही नहीं पता था। अच्छा। किसे गला कहते हैं, है ना। तो भाई यहाँ तो कहते थे क्या आवाज पाई है ना। वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी, हाँ शुद्ध हिंदी थी। तो अब मैंने हाँ जी जी हाँ। पर बेटा देखो एक बात याद रखना, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है। तो अगर आप मात्रा का ख्याल कर लेते तो आप प्रतिभा को प्रतिभा ना पढ़ते। अच्छा, आपने प्रतिभा पढ़ा था? मालूम ही नहीं था ना इतना, तो इतनी होती क्या है? इतनी प्रतिभा से आप भरे हुए थे। हाँ मतलब इतनी बारिकियों का ख्याल ही नहीं किया था कभी, है ना। यार मैंने कहा, तूने कहा 1 सेकंड में मैंने उसको जज्ब किया, माइंड में एब्जॉर्व करके। मैंने कहा सर मैं इसे ठीक कर देता हूँ, एक टेक और दे दे। उन्होंने कहा कि इससे पहले हम कहते कि दे दो, ये लड़का खुद कह रहा है कि हम टेक और दे दें। मैं अंदर गया, इस बारी बेहतर, और वो प्रतिभा भी हो गया। सबने कहा वेरी गुड, सुनना चाहोगे? तो मैंने सुनाया। तो वो जब वो रिकॉर्डेड सुनते हैं आप तो मज़ा ही कुछ और आता है ना, क्योंकि वो मिक्सर चल रहा है और उसमें प्रोसेसिंग भी साथ साथ हो रही होती है। तो आपको हीरो टाइप की फीलिंग आई? नहीं, हीरो मैंने लगा यार ये तो इस तरह की तो रेडियो में सुना करते थे। पहली बार जिंदगी में कोई रिकॉर्डिंग सुनी ना अपनी यार।
और वो भी सीधा ही वॉइस ऑफ अमेरिका के। खैर मैंने कहा ठीक है आप बैठिए, तो अगर आए हैं तो बेटा एक स्क्रिप्ट और कर जाओ, मतलब पढ़ जाओ। नहीं ये बैठ जाओ, तो मुझे लगता है अगर एक और पढ़वाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। इस बार कंटेंट अलग था, स्क्रिप्ट थोड़ी अलग थी, 2 स्क्रिप्ट्स थी, दूसरी आ गई, वो उतनी ही लाइनें थी। फिर पढ़ा, वो वन टेक है ना, आए कैसे, मतलब आपकी हौसला अफजाई कैसे करते हैं वो लोग। मैं बाहर निकला, मैंने बोला खिड़की देख रहे हैं आप, अपने पैसे ले लीजिए वहां से। पैसे ले लूं, मतलब इसके पैसे भी मिलते हैं? मतलब मैंने तो, यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझसे बुलवा लिया। कैन यू इमेजिन शांता, 200 रुपये, 100 रुपया पर स्क्रिप्ट, जिन दिनों में, मतलब 77 की बात है, मैं 4th ईयर में था, है ना। 4th ईयर में कोई आपको 200 रुपये, 100 रुपये का मतलब आज के 10,000 रुपये। मेरी जो मेस फी थी नॉन वेजिटेरियन फूड की, वो 95 रुपये, 1 महीने की। 1 महीने की, अच्छा, तीनों खानों की। हाँ। और आपने 100 रुपये 10 मिनट में लिए, 12 लाइनों की स्क्रिप्ट के 200 हो गए। 2 स्क्रिप्ट्स के। तो ये तो भूल गया कि मैं करके क्या आया हूं। कॉन्शियस ये रहूं कि इस पैसे को छुपाऊं कहां। छुपाने की जरूरत क्या, क्योंकि बस में आया था तो चोरी हो जाएंगे। ओह, तो मोजों में रख के आया, जुराब में छुपा के आया। अच्छा, पॉकेट में नहीं रखा आपने? नहीं, चोरी हो जाएंगे, देखे ही नहीं थे यार। मत तुम सोचो ना यार, मतलब जिसकी पूरी जिंदगी, मतलब 100 रुपया जिसको पॉकेट मनी मिलती थी ना, वो बहुत बड़ी बात होती थी। जब आप कह रहे हैं 10,000 रुपए के बराबर है उस समय, ठीक है। तो भूल गया रिकॉर्डिंग कैसी हुई, लोग कैसे मिले। ये था कि अब हॉस्टल में जाके ये 200 रुपये कैसे छुपाऊंगा फ्रेंड से। हाँ, कि वो तो कहेंगे अच्छा बियर बॉटल्स कितनी आती हैं, है ना। वो तो वैसे कैलकुलेट करेंगे ना। आपने घर में नहीं बताया? अरे बताना था, वो तो कहते पागल हो गए तुम, क्या पढ़ने गए हो ये करने गए हो। अच्छा, ये भी तो आपको समझ में आ रहा था, ये सब कुछ होगा। घर में बताएंगे तो डांट पड़ेगी। हाँ भाई, पागल इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा क्या कर। तो इस तरह से ये यहाँ से शुरुआत हो गई। हाँ। और उन्होंने कहा फिर आया करिए आप। अच्छा, तो फिर आप जाते थे वहाँ? नहीं, अब सुनिए, उसके बाद हमारे इंजीनियरिंग में, जो इंजीनियरिंग के लोग हैं वो जानते होंगे, इंजीनियरिंग में आपको 4th ईयर में, कुछ कॉलेजेस में 5th ईयर में, कुछ में 4th ईयर में, हमारे ज़माने में 4th ईयर में वो आपको इन प्लांट ट्रेनिंग के लिए भेजा करते थे। आपको 3 महीने हर स्टूडेंट को किसी फैक्ट्री के साथ अटैच कर दिया जाता था। तो वो इस तरह से मेरे को अटैच कर दिया स्कॉट्स के साथ, जो मोटरसाइकिल बनाते थे। उनका, है ना, वो एक मोटरसाइकिल आती थी राजदूत करके, वो स्कॉट्स बनाता था। तो किसी को किसी इंडस्ट्री में भेज दिया, किसी बच्चे को मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे उधर भेज दिया। तो जब बात, जैसे तुमने कहा कि तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि तुम अच्छा बोलते हो, वहां पर एक और सरदार जी जो ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट थे, हर फैक्ट्री में ट्रेनिंग, बहुत सारे कॉलेज के लड़के आते हैं, उनके ऊपर एक इंडस्ट्री की तरफ से एक शख्स होता है जो आपको, जिनकी सरपरस्ती में आप सीखते हैं। सो खैर, मैं जब भी बात करूँ, क्योंकि मैं पंजाबी भी जानता था बहुत अच्छी, और भाजी की हाल है, सत श्री अकाल जी सर, है ना, ये भी कर देना। अच्छा, भाषा बहुत बड़ा जरिया होता है, आप कनेक्ट करना चाहें, वो भी था उनकी भाषा लेकिन में बात तब करें भी तो कनेक्ट करते हैं जब मैं नॉर्मल लैंग्वेज, तो मैंने कहना, तू बेटा जब बोलता है ना अच्छा बहुत लगता है। हाँ। तेरे को तो, अब उस वक्त उसने कहा, ओ तेनू तो अनाउंसर बनना चाहिए। उनको ये नहीं पता था ये इसको एंकरिंग कहते हैं, जो रेडियो में बोलता हुआ अनाउंसर है। तो मैंने ऐसे कहा, मैं कहा हाँ जी, ये बुलाया था मुझे गुरु ने, मैंने बोल के आया, लेकिन मैं तो मना कराया क्योंकि मैं तो आपकी ट्रेनिंग करूँगा, और उधर आपको 3 बजे तक करना होता है सब कुछ, लगता है 1 घंटा ही है, तो मैं तो आपके पास होता हूँ, नहीं तो सोचता रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या सोच रहे हैं। चला गया अपने कैबिन में, बुलाया, तेनू सच्ची बुलाया? मैं हाँ जी। तो ऐसा कर बेटा, इसके नंबर भी मैंने ही देने हैं। अच्छा। तेरी ट्रेनिंग के मैंने ही अटेंडेंस लगानी है, पर मैं ये नहीं कहता कि तू फरलो मार, तू जो वहां पर कॉलेज में मैं शो करूंगा, कोई तू दिन में आता था, पर तू ट्रेनिंग के लिए आ जरूर, पर लेकिन शाम वाली शिफ्ट में आ जाया कर। तो वो काम मत छोड़। अब ईश्वर आपको हर जगह
हाँ, कोई ना कोई माध्यम बनाकर भेज रहा है, बिल्कुल कोई ईश्वर आपको जरिया लगातार संदेश दे दे रहा है कि हम्म, आपने बेटा। हम्म, तो इस तरह से वहाँ जाना शुरू हो गया, हम्म, हफ्ते में 2 बार बुलाना, फिर पैसे मिल जाने। हम्म, शांता, नो एग्जैजरेशन, 3 महीने के अंदर हाँ, 4800 रुपीज मेरी पास थे। और तब सैलरीज क्या होती थी सर? मतलब जो मेरी पहली जो नौकरी लगी थी वो मेरी 860 रुपए की लगी थी। कितना ह्यूज गैप था, है ना। और ये अभी मैं 4th में पढ़ रहा हूँ तब। यार फिर धीरे धीरे मतलब ये हो गया। उधर ही मेरी मुलाकात, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एक हम उन्हें दीदी बोलते थे, वो हिंदी विज्ञापन किया करती थी दिल्ली में। नया नया विविध भारती शुरू हुआ था, तो उसमें वो और 2 ही प्राइवेट स्टूडियो खुले थे बस दिल्ली में, जो बहुत ही लोकल स्थानीय स्तर के जो विज्ञापन होते हैं जी। सुन मेरी बिल्लो, बॉबी 5 रुपए किलो, है ना, है ना, जी हाँ, सरदार वूल शॉप, हाँ, ये छोटे छोटे जो हाँ, दुकानदारों की एड्स और इस तरह से। क्योंकि जो बड़ी एड्स थी, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है, लाइफ बॉय, वो सब बॉम्बे से आते थे। यहाँ के जो विज्ञापन बनते थे बहुत लोकल। तो उन्होंने कहा यार कभी तुम मेरे साथ आना, यहाँ पर फीमेल वॉइस तो है, मैं करती हूँ, पुरुष स्वर की कमी है, वो हमें फिर ऑल इंडिया रेडियो से चोरी छिपे लेने पड़ते हैं। दे वर नॉट सपोज टू डू ना प्राइवेट काम, तो इसलिए उनको लेना पड़ता है। लेकिन उनकी कई बार आवाज़ पकड़ी जाती है और वही बचता है रेडियो में जाके भी, वही विज्ञापन। तो तुम चलो एक दिन मेरे साथ, तुम्हारी वॉइस अच्छी है। तो यहाँ से विज्ञापन मिलने शुरू हो गए। पहला विज्ञापन किया। अब उधर से कैसे पता लगा, वो विज्ञापन था एक खाद का, उर्वरक। वो जिस तरह से आज FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कहते हैं, उस टाइम फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसे भी FCI कहते थे। तो वो अब जो NFL हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, उनका जिंगल था किसानों के लिए। तो देखो बजाने वाला आ गया, ठीक है, वो लेडी गाने वाली भी आ गई। तो जो जिसने मेल स्वर में गाना था और जिसने धुन बनानी थी, वो नहीं आए। वेट कर रहे हैं, नहीं आ रहे। तो जो ये लेडी ने मेरे साथ, तो बहुत लंबे 30 40 सेकंड के कमर्शियल होते थे। थोड़ा सा गाया, फिर आपस में बातचीत, हाँ जी आज ही लीजिए, ये तमाम जो चीज़ें होती थी। तो मैं बैठा हुआ, तो मैंने कहा मैं अगर आपको कुछ लिख दूँ तो आप, बजाने वाला तो है आपके पास, मैं इसकी धुन भी बना दूंगा आपको। फिर आप कूद पड़े। नहीं ऐसे ही मैंने कहा इसको रिप्लेस कर देंगे ना, तब तक कुछ टाइम तो सेव करें ना। तो लेडी थी प्रोड्यूसर, कहने लगी कुछ लिखो। लिखा म्यूजिशियन को, मैंने कहा यार इसको इस तरह से गाया जाए। वो लेडी कहने लगी तुम तो सुर में गा रहे हो, जो फीमेल सिंगर आई हुई थी। अच्छा, तब आपका सिंगर वहां पे नहीं मैं मरता क्या ना करता ना। तो मैंने कहा ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इंस्ट्रूमेंट तो होते ही थे, पर हमें रिदम वाला भी तो नहीं आया ना। तो वहाँ वो बॉन्गोस पड़े हुए थे। तो उन जमाने बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिंगल्स नहीं होते थे। मैंने एक माइक्रोफोन यूँ रखा, एक जिंगल उस पर बॉन्गो पे रखा, लेडी को। वहाँ क्या होता था शांता, उस वक्त में एक ही गो में सब कुछ, 40 सेकंड का अगर जिंगल है तो आपकी 39वें सेकंड पे गलती होगी, दोबारा से कीजिए। एक ही टेक में सब कुछ कर सकते थे। हाँ, है ना। कट एंड पेस्ट तो होता नहीं था, ना एडिटिंग होती थी, ना ट्रैक बनते थे कि ट्रैक के ऊपर गा लिया, कैरोके तो होते नहीं थे ना। गाया ना पता नहीं कोई ट्यून थी, लेडी ने भी गाया, मैंने, वो क्लाइंट कहने लगा डन। अब म्यूजिक डायरेक्टर को बोल दो नहीं चाहिए। उन्होंने मेरे को कहा कि 50 रुपए आपके गाने के, 50 रुपए आपकी धुन बनाने के, और लिखने के, 50 रुपए आपके लिखने के, और 50 रुपए वॉइस ओवर भी तो किया ना बाद में। तो वो उस जमाने में एक जिंगल बहुत बड़ी बात होती थी, 1500 रुपए में बन जाता था। यार ये क्या हो रहा है भाई। और जो लेडी लेके गई थी उसके बेचारी की सिर्फ 50 रुपए बने, क्योंकि उन्होंने खाली वॉइस ओवर देनी थी। मैंने उनको कहा कि नहीं ये मेरी गुरु दक्षिणा है। तो मैंने बड़ा अच्छा काम किया, वो 200 में से 50 रुपए उनको दे दी। कहते नहीं ये कैसे हो सकता। मैंने कहा नहीं आप लेके आए तो समझिए, है ना। दीदी बोलता था वैसे। तो इस तरह से, मतलब टू कट द स्टोरी शॉर्ट, विज्ञापन का दौर शुरू हुआ। तो आप जॉब भी कर रहे थे और साथ में विज्ञापन भी कर रहे थे। जॉब, हाँ, फिर ये सब वो हो गया, नौकरी।
जॉब, उसी में स्कॉट्स में फिर मेरी नौकरी लग गई। आप स्टंट भी करते थे? हाँ, इसलिए हुआ स्टंट से ये जो है कि जो मेरी जॉब लगी स्कॉट्स में हाँ। जो मोटरसाइकिल बनाते जी, थे जी। उसी फैक्ट्री में मेरी नौकरी लग जी। गई। और तब तक मेरे फैमिली में पता लग गया था कि मैं ये भी कर लेता हूँ, है ना। तो उनको लगा होगा कि ये टाइम ठीक पास कर रहे है, हैं, बच्चे यार शौक क्या ठीक कर है, रहे हैं, मतलब लेकिन जॉब करेगा लड़का, जॉब, हाँ हाँ, ये जॉब तो भरोसा था भरोसा कि ये था, लड़का जो है ना लग भी इंजीनियर ही गई। रहेगा। कॉलेज में शुरू में सिस्टम शुरू हुआ था प्लेसमेंट का, जब हाँ। कॉलेज में ही आते थे, तो इस तरह से मेरी जॉब लगी। तो फिर दूरदर्शन कैसे पहुंचे आप? बस वो मतलब ये घर सब कुछ वालों को होता है। उम्मीद थी लड़का हाँ, फिर इंजीनियर? बहुत कुछ किया। हाँ। तब ये एक जब विज्ञापन करता था तो मैं यहाँ पर जो मेरी पंजाबी ऑडियंस है वो ज़रूर, जो पुरानी ऑडियंस है और ख़ासकर दिल्ली वाले, वो जानते होंगे कि बहुत बहुत ही पॉपुलर शो गुरबानी के ऊपर आया, टेक्सला टीवी, सरब सांझी गुरबानी करके। उसकी जब प्रोडक्शन हो रही थी तो उनको तब, ये कहाँ आता था सर? ये प्रायोजित कार्यक्रम था। अच्छा। विविध भारती पे ही हाँ, आता था, सुबह आता था। हम्म। तब जब इसकी परिकल्पना, इसको सोचा जा रहा था, तब इन्होंने कहा कि गुरबानी तो ठीक है, तो ये हुआ कि इसका सार भी समझाया जाए, इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए, और इसकी ओपनिंग क्लोजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बात करेंगे गुरु ग्रंथ साहब की। अब गुरु ग्रंथ साहब में जो शब्द होते हैं, जिन्हें हम शब्द कहते हैं, वो बाणी को जब गाई जाती है उसे गुरबानी कहा जाता है ना। ये गुरबानी जो गाएंगे, उसके बाद अगर हमें वक्त मिले तो हम उसका कुछ सार भी बता देंगे, उस शब्द का, उस फिलॉसफी का। तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा हाँ जी, मेरी तो मादरी जुबान पंजाबी है जी, लेकिन हो सकता है कि मुझे इतना गूढ़ ज्ञान नहीं है कि मैं आपकी गुरबानी तक पहुंच सकूं, तो आप मुझे बताते रहिएगा कि इसका ये, आप ये कल को कहें इसका तर्जुमा कर दीजिए, ये कुछ नहीं आता मुझे, मैं कोई गुरुद्वारे का रागी नहीं हूँ, मैं तो एक जीन्स पहनने वाला लड़का हूँ, है ना। सो खैर, ये सारी जो चीज़ें हुई, उसके बाद वो प्रोग्राम आया, तो वो उसको भी क्यों मुझे लिया गया, तो मैंने कहा कि साहब, मैं वो पंजाबी नॉर्मली आप उसको बड़ी लठमार कहते हैं, मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं, क्योंकि अगर ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए, तो आपको वो जो एक बड़ा ही पूजनीय ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी गरिमा का ख्याल करना पड़ेगा आपको, या कोई भी ग्रंथ हो, धार्मिक ग्रंथ, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए जो नोट्स मैं आपको बताऊंगा, वो जो वो यूज़ करने पड़ेंगे, सॉफ्ट नोट्स हैं, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि पंजाबी चिल्लाते थे, है ना। तो ठीक है, तब वो हुआ, वो कुछ इस तरह होता था। आत्मा दे सुख लई टेक्सला टीवी दे निर्माता पेश करते ने सरब सांझी गुरबाणी। तो वो जब आता था रेडियो में खिल के, तो वो जो आध्यात्मिक फील थी, वो पूरी खिल के आती थी, है ना। उसी के साथ जैसे था कि साधु संतों से प्रेरणा पाकर मफतलाल ग्रुप पेश करते हैं अमृतवाणी, इसी बेसिस से बना। तो शोहरत हम कह सकते हैं कि जो आपको पहली शोहरत मिली, हाँ, वो यहाँ से मिली। नहीं, मतलब कमर्शियल पैसे कहीं और से मिलते थे, लेकिन हाँ, लेकिन शोहरत यहाँ से मिली। अब इसको इतना ही पॉपुलर हो गया कि गवर्नमेंट ने सोचा, रेडियो ने, कि इसको टेलीविजन पे भी लाया जाए। ये कब की बात है सर? ये बात है 1979 की। अच्छा, ठीक है, 79, हाँ, ये 80 तक चला, ये 81 तक चलता रहा। उसके बाद 81 में दूरदर्शन ने सोचा कि इसको उसमें भी लाया जाए प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बनाते हैं, आपको पता सरकार में पायलट आज बनेगा, कल बनेगा। फिर फाइनली हुआ कि ये जो प्रोड्यूसर थे, इन्होंने कहा यार हम अपनी तरफ से ही इनको प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने फिर एक प्रपोजल दिया दूरदर्शन को कि साहब, तो तब ऐसे, अच्छा इसको कौन करेगा? उन्होंने बोला एक है लड़का, वो जो रेडियो में बोलते हैं, हाँ वो बहुत अच्छे हैं। तो दूरदर्शन वालों को भी है, क्योंकि चेहरा तो कभी देखा नहीं था उन्होंने, उनको भी ये लगा कि कोई गुरुद्वारे के कोई ग्रंथी होंगे या पाठ पूजा करने वाले होंगे, जिनकी लंबी सी दाढ़ी होगी, पगड़ी पहनते होंगे, है ना। सो उन्होंने जब मेरे से मुलाकात कराई, उन्होंने, नहीं यार, प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि इसको जो एंकरिंग करें स्क्रीन पे आगे, वो वही शख्सियत होनी चाहिए जिनकी दाढ़ी हो, मतलब जो लगे, हाँ, जो रेलिव, और बात भी सही थी उनकी, है ना। तो उन्होंने, मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, तो चलिए एक काम करते हैं, हम पायलट बना लेते हैं। मतलब वो कुछ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और एक नॉर्मल टर्बन से, तो पायलट। तब क्या था कि जब पायलट बन रहा था, पहली बारी कैमरा आया तो लो बैंड होता था उस वक्त, लो बैंड आया, फिर हाई बैंड आया, फिर बीटा कैम आया, फिर आपके डिजिटल वर्ल्ड आया, है ना।
तो वो जब आया तो लो बैंड कैमरा लेके आए, तो दिल्ली में कैमरामैन नहीं थे जिस तरह से हमारे आज ये साथी जो कैमरामैन है फ्रीलांसर्स नहीं हुआ करते थे। सब लोग दूरदर्शन से ही आते थे, वो भी चोरी छिपे, है ना। तो उस कैमरामैन की परमिशन ले ली क्योंकि उन्हीं के लिए पायलट बन रहा था। तो शूट करने में 2-3 दिन लग गए, कभी हमको आता नहीं था या कुछ होता था, टेलीप्रॉम्प्टर तो होते नहीं थे, उस पंजाबी को याद करना। अच्छा, तब तक टीपी नहीं आया था? नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर तो बहुत बाद में, चीज़ ही हमने सुनी नहीं थी कभी। खैर वो सब याद करना पड़ता था। तो जब मैं बोलता था तो वो शूट करता था, तो वो कान में हेडफोन होता है उसके। उसने बोला यार ऐसे है कि ये एशिया 82 होने वाला है, इस वक्त कुछ न्यूज़ रीडर्स की ज़रूरत होगी, तुम अप्लाई कर दो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हमारे लिए वो स्टार्स, और मतलब पागल हो गया भाई, 3 व्हीलर के पीछे पड़ लिया था, अपनी औकात में रहो, है ना, यही काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप औकात में रहे कभी, ये बताइए, इंजीनियरिंग के बाद से तो नहीं वो तो हो गया ना, वो तो मस्ती वाली बात होगी, अब ये तो सीरियस मामला था। और वो भी कोई कह दे सीधा ही कि आज आप, मेरे लिए तो ये था कि जैसे अमिताभ बच्चन के साथ काम करने जा रहा हूँ मैं, है ना, कोई आपको ये कह दे। आप बताते भी हैं कि जब आप पहली बार दूरदर्शन गए थे तो आपकी मम्मी ने पूछा कि आपने सलमा सुल्तान को वही देखा बता रहा क्या? हूँ। तो वो था कि जब मेरा ये 9th में मैं पढ़ता था तो स्कूल वाले ओरिएंटेशन के लिए ले गए थे दूरदर्शन दिखाने। तो छोटे होते हैं, उन्होंने कहा ये कैमरा होता है, ये मशीन होती है, यहाँ पर यहाँ से जाता है, इसको एंटीना बोलते हैं। उस टाइम एक बच्चों को जो जितना होता है, एक कैंपा कोला दे दी गई थी हमें पीने के लिए, उसी में खुश है ना। वो जैसे टीचर आपको आगे ले गए, तो घर आके आपने सोचा बड़े एक्साइटेड होकर बताएंगे आज हमने कैमरा देखे, हमने ये देखा, है ना। मेरी माँ ने पहला सवाल ही मुझसे ये किया, वो तो ठीक है, सलमा सुल्तान देखी? अब हमें मालूम भी नहीं था, क्योंकि आप तो स्कूल में पढ़ते हैं ना यार, तुम सोचो कितना क्रेज होगा ना। तो जहन में बैठी हुई थी कि पागल है यार, मतलब उन लोगों के बीच में हम लोग, है ना, ये मस्ती वाला काम कर लेते हैं हम लोग। हाँ, खैर उनके यार देख 20 रुपए का सवाल है, पे ऑर्डर भरना है, हो जाएगा आपका। वो पे ऑर्डर दिया और देन आ गया कि आपको ऑडियो के लिए आ जाइए। कहते 10,000 लोगों ने अप्लाई किया था। ये तो बात की बात है, बाद में पता लगा। शांता भेड़ बकरियों की तरह एक बड़ा सा रूम था, एक माइक्रोफोन लगा हुआ, शीशे के पर्दे पे, शीशे वाली जगह पे पर्दा लगा हुआ, और उन्होंने उस ज़माने में, आपको किसी को नहीं मालूम, जिस तरह से आज फोटो कॉपी आती है, उस ज़माने में साइक्लो स्टाइल्ड कॉपीज आया करती थी, हाथ से प्रिंट निकलते थे, स्याही उड़ेली जाती थी और उसको यूं घुमा घुमा के, जैसे चक्की घुमाते हैं वैसे वो पेपर निकला करते थे। तो वो स्क्रिप्ट्स आ गई आपके पास, और वो स्क्रिप्ट को हमने पढ़ा। मैंने तो नहीं पढ़ा, खैर इस तरह से देख रहा था कि ये दीवार के साथ लोग खड़े हुए हैं, मैं भी उस दीवार में लाइन में खड़ा हुआ, और मैं कह रहा था यार मेरा इतना अच्छा काम चल रहा है, आई वॉज डूइंग सो वेल, मैं ये कहाँ फंस गया सरकारी इसमें चक्रों में ऊपर, है ना, जैसे टिपिकल सरकारी। अब क्या था कि जैसे एक ने बोला माइक्रोफोन में, बोलिए, तो भारत की प्रधानमंत्री नेक्स्ट, इतनी बेरुखी और इतनी बेइज्जती, है ना। फिर नेक आइए, फिर एक महिला आई, भारत की प्रधानमंत्री नेक्स्ट, चलिए आगे, जैसे समझ में आ जाता है, टीकाकरण हो रहा है जैसे, है ना, इंजेक्शन लगाते रहा चाहे तुम्हारा, इस तरह से। तो हमें, हमारा हशर भी यही होगा भाई, क्या हो गया। तो वो थोड़ा शम्मी नारंग की वजह से, वो जो अल्फ़ाबेट एस बहुत बाद में आता है, तो हमारा भी ना, मैंने कहा अब तो ये थक भी गए होंगे, और मैं ही खड़ा खड़ा थक गया, वो लाइन बढ़ती जा रही है और एक दरवाजे से बाहर निकलते जा रहे हैं। फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने पढ़ा, जब पढ़ा तो मैं रुक गया, भारत की प्रधानमंत्री, मैंने कहा मेरे साथ भी यही होगा। अंदर से एक आवाज़ आई कि इनको कहीं और पढ़ें, इनको बोलिए पूरा पैरा पढ़ें। मैं पूरा पैरा पढ़ गया। अब क्या था कि कमर्शियल वर्ल्ड ने मेरे को मॉड्यूलेट करना सिखा दिया था। आपकी ट्रेनिंग हो चुकी थी। ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया कि मैं दूसरों से अलग था। रुक के पढ़ना, सही जगह पॉज देना, आवाज दमदार थी ही, हाँ, बाकी जो है ओहो, उनको एक नई चीज लगी है जी। खैर किया, उन्होंने कहा चल शुक्रिया। पर क्या हुआ कि उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो एक प्रोडक्शन असिस्टेंट ने कहा आपकी स्क्रिप्ट का है। मैं कहा ये बाकी से नहीं मांग रहे, मेरे से मांग रहे, इसके पीछे अपना पता लिख दीजिए। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर और खैर चले आए, और मैंने कहा पागल हो गया, बस बहुत हो गया जिंदगी में था।
किसी से जिक्र भी नहीं किया गया आज हम कहाँ गए थे। घर में बताया था? मतलब वैसे, मतलब हाँ बताया, मतलब ये इसका कोई एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि हाँ। होना ही नहीं है जब। हम्म। उसके बाद ये होने के पीछे सबसे बड़ा राज यही था कि जहन में ये ख्याल, जब होना ही नहीं तो इसकी चिंता क्या करनी। जब हारने का डर ना हो हाँ ना तो ठीक है, जीत पक्की हो जाती है कई तो बार। क्या होगा, वो हुआ बस। उसमें फिर उन्होंने कहा कि आप रिटन टेस्ट के लिए आ जाइए। जी। उन्होंने फिर कुछ लिखने को दिया। अब मैंने जैसे आपसे बात की, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, तो मैंने कहा भाई ये तो एक तो देवनागरी में आपको लिखना भी है, और मैं जब कमर्शियल भी करता था तो शॉर्ट हैंड में लिख के मुझे याद हो जाता था। हाँ, आपको शॉर्ट हैंड आता था? नहीं, हाँ। मतलब स्क्रिबल किया। अच्छा। उन्होंने कहा वो आ गया, बाकी हाँ। है ना, वो पिकअप पॉइंट ले लेता था, और वो तो लिखने की आदत छूट गई थी। फिर धीरे धीरे अक्षर से अक्षर मिला के बहुत सफाई से लिखने की कोशिश की, पर वो छोटी सी थी। उन्होंने कहा कि 10-12 लाइन में अकाली समस्या पे कुछ, तब पंजाब में अकाली समस्या चल रही काफी। तो उस 19, तब ये बात होगी 1981 एंड की, नहीं 82 शुरू की। उग्रवाद तब चरम पर था। हाँ, वहाँ तो इस तरह से ये हुआ, और वो रिटन टेस्ट भी दे आया। उसके बाद वो लेटर आ गया जी कि अब आप उसके लिए आ जाइए, कैमरा टेस्ट के लिए। तो धीरे धीरे देखा, जब मेरी लाइन में 300 लोग खड़े थे जब पहले दिन ऑडिशन हो रहा था, फिर जब रिटन टेस्ट हुआ तो 100 लोग थे, फिर जब उसमें पहुंचा कैमरा टेस्ट में तो 25 लोग थे, और 25 लोग भी। फिर मेरा थिएटर चल रहा था, मैं शीला भाटी के लिए थिएटर भी कर रहा था, तो मैंने कहा यार मेरा शाम को शो है, ये क्या, मैंने बोल दिया ये बहुत, ये तुक्का मेरा चल गया यहाँ तक, अब पक्का नहीं होगा। और मैं देख आया हूँ कौन कौन से लोग पहुँचे, बिकॉज ये जो अनाउंसर्स थी जो बहुत खूबसूरत, जिनको मेकअप भी आता था, ये न्यूज़ के लिए भी ट्राई कर रही थी। वो प्रोग्राम सेक्शन से उनका भी, अगर न्यूज़ में करना है तो उनको ऑडिशन देना पड़ेगा। तो मैंने ये साधना श्रीवास्तव, बड़ी सारी जो अच्छा अच्छा बोलती थी, तो ये जो बोलती थी, तो ये तमाम जो लोग थे, इनको देखा था, क्या मेकअप उनका है ना, उसी कॉरिडोर से निकल रही हैं। तो मैंने कहा यार मैं हूँ क्या इनके बीच में ना। तो और वही एस की वजह से 25 लोग हैं, 24वां नंबर मेरा। मैंने कहा अब तो पैनल भी थक गया होगा साला, मैंने करना ही नहीं है ना। एक शब्द, एक सेंटेंस, एक वाक्य मेरे फादर ने कहा, फौजी आदमी, अरे भाई चले जाओ, घर तो आने देंगे। वो जो बिंदास एटीट्यूड था, मैंने हाँ यार बात तो ठीक है, अब क्यों डरना जब इतना है ना। तो खैर उसमें आके आया, तो बस उसके बाद हाँ मेरे को बल्कि एक डांट मारी बाहर किसने, यार बदतमीज है, तुम्हें पता है इतना इंपॉर्टेंट इसके वाले टी शर्ट पहन के आता कोई। आप ऐसे पहुंच गए थे? टी शर्ट थी, मतलब बुरी भी नहीं थी, लेकिन लोग देखा तो वहाँ टाई शर्ट, और मैंने कहा यार ठीक है, और मतलब प्रिपेयर्ड था ना। उसके बाद ये हुआ, उन्होंने पूछा कि अच्छा वो राज्य बताइए जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। वो उससे पहले ही कुछ काम कर चुका था इन चीज़ों पे, है ना, एक कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की थी कुछ, तो वहाँ भी तुक्का चल गया, है ना। तो मतलब ये नहीं है कि मेरा सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा था, या ऐसा कुछ नहीं था। कई बार ये सब फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, चलो कर लिया, आवाज अच्छी लगी ना, ठीक है, उसके बाद पढ़ा बहुत अच्छा। उन्होंने एक पेज दे दिया था, तब वो कैमरे पे, हाँ वो मैंने देख लिया था कैसे पढ़ते हैं, नीचे फिर ऊपर, वो मैंने स्टाइल पूरा मारा पढ़ते वक्त भी। टेलीप्रॉम्प्टर तो होते नहीं थे। यार आए तो घर आ गए, चलो ठीक है। रात को प्ले किया, ना जिक्र भी नहीं किया कि मैं ये कुछ करके आया हूँ। मैं पहले हाँ किसी से कहा, तो हमने है यार वो पता नहीं बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे कॉरिडोर में बिठा देते हैं ना, उसी को मैं कह रहा हूँ यार, मतलब है ना। कैन यू इमेजिन, मेरे फादर ने कहा कि तुम्हारी कोई टेलीग्राम आई, तो उस दिनों में टेलीग्राम्स आती थी, कम फॉर द ट्रेनिंग, कंग्रेचुलेशंस। ज़्यादा मतलब औपचारिकताएं नहीं होती थी, फॉर्मेलिटीज नहीं होती थी कि आप लंबा चौड़ा लेटर नहीं होता कुछ था। आया फिर उसके वो बाद में देते थे। वो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे कि 2 तरह के बुलेटिन जाते थे, एक लो LPT कहते थे, लो पावर ट्रांसमीटर, जो लोकल कह लीजिए, है ना, प्रादेशिक, और एक राष्ट्रीय, नेशनल। तब मैंने पहली मर्तबा मेकअप रूम में सलमा जी को देखा, सरला महेश्वरी, JV रमन, ये लोगों को, और मैं एकदम कोने में, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, है ना। उन्होंने आपको कैसे देखा? नहीं वो तो नया रंग नहीं वो ठीक है, मतलब तब लोगों ने कहा था कि सलमा जी बड़ी एरोगेंट हैं। वो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने कहा क्या करते हैं आप, कहाँ से आए हैं आप। तो मैं हर बात पे खड़ा हो जाऊँ, एक वैसे भी फौजी परिवार में द मोमेंट लेडी कम्स आप बैठ के बात नहीं करते, वो बाबा कहें बैठिए, बैठ जाइए,
है ना। तो उनको भी लगा कि यार ये बच्चा जो बात कर रहा है ये मतलब जो मर्जी का है संस्कारी आदमी। मतलब वो बाद में मालूम पड़ा कि बहुत ही नॉटी है ना, क्योंकि छोटा था मैं। सो सब बात उन्होंने बताया कि अच्छा। फिर मैं न्यूज़ पढ़ने जब गया तो बहुत अच्छे लग रहे थे तुम, क्योंकि वो वहाँ मेकअप रूम में भी दिखाई देता है ना। उसके बाद नेशनल जाना होता है आपका, पर लेडीज़ पहले मेकअप की वजह से पहले ही आ जाती थी सारी। और मर्दों का मेकअप तो जानते हैं, ना चलिए जी। हमको ये नहीं पता मेकअप क्या चीज़ होती है। कपड़े घर से पहन के जाने होते थे? हाँ, वो मैं या वहाँ चेंज रूम नहीं कुछ नहीं था जी। इतना वो क्योंकि एक डांट पड़ चुकी थी तो ठीक शर्ट पहन गया था। अच्छा, तो सर ये बताएं कि फिर किस तरह की जिम्मेदारियां फिर आपको और मिली, या आपको क्या लगता है कि बंदिशें किस तरह की थी? नहीं, मैं बताता हूँ उसके आपने बाद। ऑलमोस्ट 2 दशक तक काम किया। अब ये मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि आप प्रोग्रेस कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेवर चीट विद योर ओन प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार रहिए। आप कितने भी हंसते हैं खेलते हैं, लेकिन जब कुछ आपके प्रोफेशन से संबंधित कोई चीज़ है उस वक्त आपको सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में, है ना। आपकी आवाज़ माशाल्लाह ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आप पूरे का पूरा एक शब्द भी अगर आपका उच्चारण गलत हो जाता है ना, तो ये दाग भी नहीं लगना चाहिए। जबकि लोग 99% लोग नहीं बॉदर करेंगे। नहीं, लेकिन लोग दूरदर्शन को देखते थे कि अगर दूरदर्शन इन्होंने इस एंकर ने, न्यूज़ रीडर ने पढ़ा है, तो उस शब्द का उच्चारण तो ये यही होना चाहिए। इसी वजह से जब ये हुआ तो ये मेरे को किसी ने बात समझाई भी कि इस तरह से देखो, कोशिश करो बेटा अगर। तो ये जब हुआ, अब कहाँ से शांता जिंदगी में मोड़ कहाँ, जब राष्ट्रीय के लिए किस तरह से बुलाया गया। उस जमाने में 1.5-2 साल लग जाते थे नेशनल पढ़ने के लिए। नेशनल में आने के लिए 1.5-2 साल लगते थे। आप लोकली पढ़ते रहते थे। किस्मत फिर 2 महीने बाद ही एक, तब क्या होता था कि जब प्रधानमंत्री किसी दौरे पे जाती थी या जाते थे जी, तो उसकी रिपोर्ट बनती थी शाम को। वो कोई और सेक्शन बनाता था, एक अलग ही सेक्शन होता जो रिपोर्ट को कंपाइल करता था, और किसी भी न्यूज़ में से किसी ब्रॉडकास्टर को पकड़ के या न्यूज़ रीडर को पकड़ के उससे वॉइस करा ली जाती। तो कुछ ऐसा मामला हुआ कि वो मेकअप रूम में कह रहे थे, यार कहाँ चले गए, वॉइस करानी थी। तो इधर आओ, तुम करते हो? जी जी जी, आ जाओ ज़रा। वो जब एडिटिंग होती थी कोई साउंड स्टूडियो इस तरह से नहीं होते थे। जो मशीन जिस पे एडिट होती थी उसी में ऑडियो इन दे के माइक्रोफोन दे दिया, इधर पढ़ दो, ये रिपोर्ट जानी है। हमने तो फिर जलवा दिखाना ही था। हम नॉर्मल तो पढ़ेंगे ही नहीं। हमने तो वॉइस ओवर स्टाइल में बहुत बढ़िया सा, जो एक डॉक्यूमेंट्री की वॉइस होती है, उसमें हमने रिकॉर्ड कर दिया। वो भाई साहब चली गई, और रिपोर्ट तो नॉर्मली जैसे सरकारी बनती है वैसी थी। उसके बाद जब वो प्रसारित हुई, पीएम हाउस से उसी रात को फोन आ गया कि ये किसने पढ़ा है। जो भी हो, उनके पीआरओ होंगे या है ना ओएसडी होंगे। उन्होंने कहा साहब ये कोई शम्मी नारंग लोकल पढ़ते हैं। बोले ये मान के चलिए कि अब प्रधानमंत्री जब भी दौरे पे जाया करेंगे, जब भी रिपोर्ट बनेगी, आवाज़ यही होगी। आपने प्रधानमंत्री को इम्प्रेस कर दिया था। मतलब कहीं से तो आई होगी ना बात में। उनको किया या उनके स्टाफ को किया। अब ये बात अगर आपके महकमे में पहुंच जाए, और वो तो खुद सरकारी हैं, उन्होंने तो कहा भाई ये तो लड़के, तो मेरे कहने ऐसा है, बहुत अच्छा लगा। वो जो उनका एटीट्यूड ही बदल गया। इवन जो मुलाजिम थे, क्योंकि तब तो वो रोब मारते थे ना कि नया बच्चा आया है ना, सब बदल गया। और अगले महीने ही मुझे नेशनल के ऊपर बिठा दिया गया। वो पहले बुलेटिन में ही दबा के फीडबैक आनी शुरू हो गई कि वाह मजा आ गया। एक बहुत ही अलग अंदाज मिला ना, आवाज अच्छी, उच्चारण में कोई त्रुटि नहीं, शख्सियत दमदार, हाँ, और फिर भरोसा है ना, जिसे बोलते हैं कि इट वाज वेरी कन्विंसिंग, क्रेडिबिलिटी लगती है ना आपको। करते करते हो गया इस तरह से न्यूज़ चलती गई। तो धीरे 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 करके वो अब न्यूज़ की, अच्छा फिर उन्होंने कहा था कि आप सरकारी मुलाजिम बनना चाहते हैं ऑफर। वो मैंने कहा नहीं, उसमें 2 ऑप्शन थी। या आप कैजुअल न्यूज़ रीडर रहिए, जो आपको सरकारी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको न्यूज़ के हिसाब से मिलेगा। मेरा अपना काम इतना अच्छा चल रहा था, और उसका एक और भी फायदा था कि वहाँ आप शाम को रिपोर्ट कीजिए। ये तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सुबह आपके सरकारी बाबू की तरह आ जाइए।
मतलब उसके अलग फ़ायदे थे कि आपको घर मिलता है, ये मैं भैया मेरा अपना काम बहुत चल रहा है और मैं इन बंदिशों में बंधना भी नहीं चाहता था। अब क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि दूरदर्शन वाले भी चाहते थे कि कोई भी इंपॉर्टेंट होगा तो सलमा जी और शम्मी जी को बिठाया जाएगा। आपकी जोड़ी जो है काफी सराही गई। हाँ, इसीलिए। और उसमें सलमा जी भी, क्योंकि सलमा जी की बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी और सब ऐसा करना, मेरे साथ नारंग को लगाना, ठीक है। अच्छा, ऐसे बोलती थी। हाँ, बहुत ही सॉफ्ट है ना वो, है ना। ऐसे कर दीजिएगा, आप नारंग को मेरे साथ लगा दीजिएगा, हैं। और फिर तो बाद में बहुत ही प्यार हो गया ना हमारा। हाँ, जिनसे मैं डरता था वो, फिर तो हम बहुत मजाक भी कर लेते थे, बहुत ज़्यादा पे। अब तो लाइक इट्स शी इज़ लाइक ए फैमिली ना। तो अच्छा, और इन पूरे मेरे पूरे जितने सहयोगी थे, है ना, इन सब ने, क्योंकि छोटा था, किसी ने भी कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। उनकी पीठ सुनती है, चाहे वो अंग्रेजी वाले थे, और मतलब इतना प्यार दिया। क्योंकि एक तो मैं सीरियस नहीं होता था लाइफ में, ये लोग सीरियस होते थे ना। फिर कहते थे शम्मी रिहर्स करने दे, मत हंसा यार, तू पागल कर दे ना, ये वाली बातें। बुलेटिन कैसे कर लेते थे आप? अरे लास्ट मोमेंट तक मेरा ये होता था कि फ्लोर मैनेजर का भी मूड ठीक होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा तूने वो गाना सुना? आए, फिल्म देखी नहीं देखी तुमने? कह रही यार ये कैसा शख्स है कि मोन्टाज रोल होने वाला है, ये हमसे बात कर रहा है। तो उनको लगता था ये नॉन सीरियस आदमी, पर बुलेटिन ऐसा स्मूथ जाता था, है ना। एक बारी हमारी एक बेचारी न्यूज़ रीडर थी, उन्होंने कहा शम्मी प्लीज़ मेरा मेकअप टूट जाता है, मत हंसाया करो। तो मैंने कहा यार तुम क्या कोई मरसिया, तुम साला कोई मुहर्रम मनाने आए हो क्या, है ना। यार न्यूज़ है, चली जाएगी, उसमें अपनी गरिमा रखो। ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी वेरी इम्पर्सनल, उसकी गरिमा का ख्याल करो, लेकिन किसी की मौत की खबर नहीं, वो सुना रहे हो वो देखी जाएगी बाद में। अच्छी अच्छी खबरें हैं, देश की खबरें हैं, एक मूड बना के बोलो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ बहन और भाइयों नहीं कर रहे, जो आपकी एक मैच्योरिटी, एक आप परिपक्व न्यूज़कास्टर्स हैं, वो अपनी गरिमा को बना के रखो, अपनी इमेज को बना के रखो। लेकिन ये क्या कि आप सीरियस हो गए, कॉन्शियस हो गए, ये बोलो। मैं फिर अपने वाले साहब को वो हमेशा एक डायलॉग सुना, अरे पढ़ लो, निकाल भी दिया घर तो जाने देंगे। तो ये जो एक था, ये चेंज, इस तरह से पूरी न्यूज़ रीडिंग गई ना। मैंने कभी ज़िंदगी में मतलब किसी प्रोड्यूसर के घर जाके फूल दिए ना, सबसे बहुत प्यार ना, उन्होंने इसकी तवक्को रखी, उन्होंने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी इस चीज़ की। अच्छा, जब आपने न्यूज़ रीडिंग शुरू की तो वो दौर बड़ा चैलेंजिंग था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर इंदिरा गांधी की हत्या, लगातार वो उथल पुथल वाला दौर था, और उस पर दूरदर्शन ही इकलौता जरिया था खबरों को लोगों तक पहुंचाने का। आपके सामने क्या चैलेंजेस थे? ये थे चैलेंजेस थे कि कोई घटनाएं आपको एक याद तो बिल्कुल आपको हर जगह इम्पर्सनल लगना था, कहीं पक्षपात इसकी तरफ या उसकी तरफ नहीं लगना होता था आपको, और उसकी संजीदगी, कोई उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं करना। और हिंदी बुलेटिन में बड़ी अच्छी एडिटोरियल भी, बहुत मतलब बड़े सेंसिटिव थे जो एडिटर्स भी थे। अंग्रेजी के बुलेटिन में कह दिया कि 25 लोग मर गए, लेकिन हिंदी उस ऑडियंस की प्रतिक्रियाओं के हिसाब से, है ना, वो रिएक्ट जल्दी कर जाएंगे, इस हिसाब से उसकी लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया जाता था, है ना, कि कुछ लोगों की मौत हो गई लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। इंग्लिश में बेशक कह दीजिए 25 लोग मर गए, क्योंकि वो रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का भी ख्याल किया जाता था कि दूरदर्शन की वजह से ऑडियंस में किसी तरह कोई रिएक्शन ना हो। 1984 के राइट्स हुए, मेरे को याद है 28 दिन मैंने और जेवी रमन साहब ने पढ़े, क्योंकि जो महिलाएं थीं उनको मना कर दिया, कर्फ्यू लग गया था कि आप नहीं आएंगी, हमारा कर्फ्यू पास बन गया था। तो 28 दिन हम लोगों ने लगातार पढ़ा। पर मजाल है कि कहीं लगा हो कि हमको यहाँ बहुत खुशी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, एक बेसिकली कि जो कुछ हो रहा है बुरा हो रहा है ना। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन, उसके बाद के दंगे, ब्लू स्टार ऑपरेशन, आपने राजीव गांधी की भी सर वो नहीं उपहार ट्रेजिडी, उपहार, वो पढ़ी। राज कपूर की डेथ, जब उनकी डेथ हुई बहुत बड़ी बात थी, है ना। प्लेन क्रैश, है ना। तो ये सारी जो न्यूज़, उसमें आपको बिल्कुल इम्पर्सनल, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, तब आप इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, कैसी होनी, कैसे बोला जाएगा, वो आपको अपना एक बिल्कुल सामान्य सा चेहरा
करेक्ट उच्चारण, हम्म, उसका फ्लो, प्रवाह वही होना चाहिए, ना बहुत तेज ना बहुत, वो उसमें बिल्कुल नहीं लगता था, वो शम्मी नारंग से बिल्कुल अलग होता था, जो उसकी जाती जिंदगी से। हम्म। परफेक्शन में बिलीव करना। कैसे करते थे? आ, मतलब कोई कुछ ऐसा वाकया याद आता हो जो आपके लिए वाकई बहुत, बहुत मुश्किल अरे रहा हो? बहुत, कोई खबर पढ़ना, हाँ कोई हाँ बुलेटिन बड़े पढ़ना? आपके, अच्छा आई जो बेसिक कॉमन सेंस और आपके रिफ्लेक्सेस, हम्म, आपका जहन कितनी जल्दी काम करता है, हम्म, वो बहुत ज़रूरी था न्यूज़ में। देखिए मैं को बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग नहीं थे। हम्म, ना तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स होते थे, हम्म, टाइपराइटर माशाल्लाह सब मैनुअल होते थे, हम्म। कीको की तो मात्रा होती नहीं थी, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं होती थी लेकिन वो मिट गई। हाँ, वो तो पढ़ना बहुत अच्छा, मुश्किल होता था। फिर क्या होता था कि कई बार अर्जेंसी हो गई, हम्म, पंजाब में इलेक्शन हुई फॉर एग्जांपल, हम्म, आप कैसे संभालते थे बुलेटिन को? हम्म, उन्होंने कहा कि पंजाब चुनावों में हम्म, मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लेकर भाजपा को अस्वीकार कर दिया, हम्म, क्योंकि भाजपा कह रही थी कि ये तो हो ही नहीं हम्म, सकती, कांग्रेस का जमाना था, है ना। टाइपिस्ट से गलती होगी, उसने भाजपा की जगह भारत कर दिया, उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि भारत को अस्वीकार कर दिया। जहन ने एकदम काम किया कि भाई साहब ये भारत नहीं हो सकता। वो ब्लेंडर होता। मैंने पॉज दिया, हम्म, मैं भाजपा को अस्वीकार कर दिया। एडिटर ने मेरे पांव एक्चुअली एकदम बाहों में ले लिया कि बॉस तुमने हमारी नौकरी बचा ली। बहुत बार ऐसा होता था कि अब जैसे एक न्यूज आई, आज के मुख्य समाचार, बोरिस बेकर और एंड्रू के बीच में या टेनिस जो है दौर, रोमांचक दौर में, ये प्रतियोगिता रोमांचक दौर में, फिर एकदम से हमारे को एक फ्लैश आ गया कि अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि विंबलडन बोरिस बेकर जीत गए हैं। तो अब क्या सरकारी है, वो जो पहली हेडलाइन है वो बाद में देते थे, उसमें कहते थे कि आज के मुख्य समाचार, और अंत में मुख्य समाचार, यही है ना, पेज तो सेम ही है। बेवकूफो, एक बात तो याद करो कि अब तो तुमने फ्लैश दे दिया था कि वो जीत गया, फिर मैं अब कैसे पढ़ सकता हूँ कि वो रोमांचक दौर में, है ना। तो एकदम से संभालते थे, ये तो हम आपको सूचना दे ही चुके हैं कि बोरिस बेकर ने विंबलडन प्रतियोगिता जीत ली है। तो ये जो आपके रिफ्लेक्सेस, ये बहुत लोगों से गलती हो जाती थी, कई बहुत अच्छे न्यूज रीडर्स थे, लेकिन वो जो आपका जहन काम करना, वो आपको किसने सिखाया? स्टेज ने। वो आपको किसने सिखाया? कमर्शियल्स करते करते, क्योंकि प्रोड्यूसर का टाइम लगता था, है ना। उसको अगर 1 घंटे का स्टूडियो बुक कराया तो 1 घंटे में वो कमेंट्री कर दीजिए पूरी, चाहे वो कैसी भी राइटिंग है या आपकी टाइपिंग है। तो ये सारी चीजें, ये दबाव को संभाल, तो हम जब घर से 2 चीजें सोच कर चलते थे, वो शायद आज के जो एस्पिरेंट्स हैं या जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना जोर, इतना बल भाषा पे क्यों देते हैं, उच्चारण पे क्यों देते हैं, ये पंक्चुएशन पे क्यों देते हैं, उतार चढ़ाव पे क्यों देते हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हो सकता है कि अगर मैंने सफलता को सफलता भी बोल दिया, समझ तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उन करोड़ों लाखों विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि भरोसा करते हैं, क्योंकि उनके घरों में कहा गया है कि बेटा अगर आपने अपनी भाषा को दुरुस्त करना है तो शम्मी नारंग को सुनिए, सलमा जी को सुनिए, इन लोगों को सुनिए। अगर मैंने ही गलती कर दी तो फिर तो कुछ नहीं बचा ना। तो इसलिए जहन में ये ख्याल जरूर रहता था। मतलब आज के ज़माने में तो बात अलग है ना, कोई टाई कैसी है, कोट कैसा, इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं की जाती थी, है ना। मेरे को आज भी मुझे याद है कि एक बार मैंने मरणोपरांत को मरणोपरांत पढ़ दिया, बुला लिया गया, गुरु भी ऐसे होते थे ना कि देखो बेटा, मरने के उपरांत से मरणोपरांत बना है, और जो प्रांत होता है वो क्षेत्र होता है, जगह होती है, एरिया होता है, रीजन होता है ना। तो ये जो सारी बातें थी कभी जहन से नहीं निकलती थी, क्योंकि मैंने कहा अगर वो शख्स मुझे सही करा सकता, मेरी जिम्मेदारी है कि आगे जो सुनने वाले वो ना सीखें, वो अलग बात है। वो बाद में जनरेशन हो भी गई ऐसी कि बात तो समझ आ गई। फिर उसके बाद जैसे आ गया कि हमारा, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि आप
हिंदी में समाचार नहीं सुनाते, समाचारों में हिंदी सुनाते हैं। मुश्किल मुश्किल शब्दों का प्रयोग, वो डिपेंड करता था आज मंत्री कौन आ गए, भाई हिंदी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, है ना। अच्छा, नियम कायदे कानून बदलते रहते थे, मतलब कब कह दिया, सपोज कि एक ने जैसे बंद गले का कोट कह दिया, आज से बंद गले का कोट, आज से टाई लगेगी, है ना, कुछ भी हो गया, या कुर्ता पहन के आएंगे, ये सब कुछ बदल डालो वाला अब होता है। देखो ये तो हर जो भी एक बारी जो उस मंत्रालय को संभालेगा वो बदलाव तो लाएगा ही, जरूरत है या नहीं है। खैर कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या, अब ये था भ्रूण हत्या कॉमन वर्ड नहीं था, अब तो हो गया क्योंकि लॉ बने और ये हुआ। लेकिन क्यों कॉमन हो गया भ्रूण हत्या, लोगों को समझ आना शुरू हुआ। ये मैंने पहल की, एक तरह से रिस्क लिया, जबकि मुझे एडिटर ने नहीं बताया था। तो भारत में फीमेल फीटिसाइड यानी भ्रूण हत्या पर तो पहले फीमेल फीटिसाइड बोला यानी भ्रूण हत्या, ताकि धीरे धीरे करके अब मैं फीमेल फीटिसाइड को हटा लूंगा, भ्रूण हत्या हमारी वोकैबुलरी में आ जाएगा। एजुकेट कर दिया ना आपने। आज भारोत्तोलन प्रतियोगिता में किसी के बाप को नहीं पता था कि भारोत्तोलन क्या होता है ना। तो भाई वेट लिफ्टिंग, तो यूं ही कह दिया कि भारोत्तोलन प्रतियोगिता यानी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में आज। तो ये जो धीरे धीरे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ तो इनिशिएटिव लेंगे ना। अच्छा एक बात बताइए, टीपी अगर कभी बंद हो गया, ऐसा भी हुआ कि टीपी तो बहुत बाद में आया वैसे, आपने पढ़ा है? हाँ, तो क्या करते थे? कुछ नहीं, उसी की कॉपी साथ साथ चल रही होती थी, आपके पेजेस आपके साथ होते थे। हाँ, और फिर ये होता था कि अब मैं तो बहुत इनफॉर्मल हो गया था। और जैसे हुआ टीपी बंद हुआ, मैं नीचे से माफ कीजिएगा कि आज देश में मैं बताता था, साले मेरी गलती नहीं है, टीपी गया है, बताओ। मतलब कल को सरकार गए जी आप कमाल है ना, या माफ कीजिएगा, आज बोलता था कि मेरे को सामने में, मैं इतना ज़हीन तो हूं नहीं कि मुझे सब याद होगा, है ना। बिल्कुल होता था कि मैं ऐसे आराम से पॉज देके, और क्षमा कीजिए 1943 में मैंने तो सोचा हुआ था भाई क्या कर देंगे, जो है सो, मतलब अगर आप 99% बिल्कुल सही परोस रहे हैं तो अगर आपकी गलती से मैं अपने ऊपर क्यों लूं। अच्छा सर ये बताइए, आपके फैन फॉलोइंग भी तगड़ी थी बहुत ज्यादा यार। किस तरह की चिट्ठियां आती थी? बहुत तरह की ऐसी चिट्ठियां, लोग भी आते थे उठ के, बहुत घरों में पहुंच जाते थे, कहाँ से पता लगता था कुछ मालूम नहीं था। ऐसे पत्र आते थे, फीमेल तो भरे हुए थे ना। बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ तक था कि मतलब डिस्क्रिप्शन आ रही हैं, ये लड़कियां आजकल क्या लिखती होंगी, तो उस जमाने में वल्गर नहीं थी, ऑब्सिन नहीं थी, कुछ जो आपको याद रह गई हो। मतलब एक तो लड़की बहुत ही, मैं सुनाता भी हूँ कई बार, वो तो एकदम पागल हो गई थी। और क्या था, जबकि कोई जरिया नहीं था डायरेक्ट चिट्ठी का, एक पिजन बॉक्स होता था, उसमें हमारे नाम लिखे होते, तो चिट्ठियां आती थी, उसमें वो डाल जाते थे, जैसे यूं करके गट्ठा निकालते थे। और आधी तो यार मतलब पोस्ट कार्ड होते थे, अंतर्देशीय होते थे, जैसे इंग्लैंड लेटर्स कहते हैं, है ना। फिर यहाँ एनवलप्स होते थे, आपने करा। और एक लड़की तो पागल हो गई थी, गुलाब का फूल रख के भेज रही हैं, और ये वो करते करते कि मैं मर जाऊंगी, और ये फिर हम लोग थोड़ी कोई हमें को जरिया थोड़ी कि जवाब दे सकता होगा सर, फैंस की। हाँ वो ठीक है, वो लगता होता था। मैं तो अपनी बेगम से बात भी करता था। हाँ नहीं वो अपना नहीं, वाइफ को दिखाता था कि भाई ये देखो, है ना। तो उसके बाद वो हो गई लड़की, वो बेचारी कहती भी थी कि नहीं यार कोई होना चाहिए कि आप उनको कम से कम ये तो बताओ भी शादीशुदा हो तुम। तो खैर इतना बॉदर नहीं करते थे। सलमा जी को तो बहुत ही ज़्यादा आते थे, तो ये सब होता था, हम वी वर क्वाइट यूज्ड टू। फिर कुछ लोगों की सीरियस भी होती थी, मेरी तनख्वाह ठीक करा दीजिए, मेरा पेंशन का काम करा, ये होता था। तो उस लड़की ने कहा, फिर एक बार उसने मेरे को कहा कि आप क्योंकि आप अपनी जेब में हमेशा समाचारों के बाद पेन रखते हैं जब भी आप समाचार समाप्त करते हैं, तो अगर राइटिंग तो आपकी बड़ी खराब थी और हम पेन जरूर साथ में रखते थे मार्किंग के लिए बस, और कोई बात नहीं, है ना। तो और वो कई बार पेन मेरा अपना भी नहीं होता था। अच्छा। मेकअप रूम से मांग के लाता था। अच्छा, वो आपका स्टाइल आपने स्टाइल था वो, है ना। तो करते करते करते, तो अगर मैं आपको कभी चिट्ठी नहीं लिखूंगी, कभी आपको तंग नहीं करूंगी, बस एक बारी इतना, अगर आप पता नहीं, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है और आप मेरी चिट्ठियां पढ़ते हैं, तो आज आप पेन मत रखिएगा। कितना मासूम सा जो है ये। अब उसने सोचा कैसे, कोई और जरिया नहीं है ना इंटरेक्शन का। हम भी हंसते रहे, मैं भी पागल, देखो ऐसे भी लोग, हम डिस्कस भी करते थे मेकअप रूम में। हाँ कोई पता नहीं बेचारी कुरुक्षेत्र की थी, कहाँ की थी मुझे मालूम भी नहीं, क्या पता है, पॉडकास्ट देख रही हो तो। हाँ
नहीं होगा अभी तो। उनको लगे कि तो अच्छा। खैर वो हाँ। जब वो न्यूज़ खत्म हुई हाँ। तो आदत थी पेन उठाने की। हाँ। मैंने पेन उठाया, याद आ गया, हाँ। मैंने यहाँ तक लाया, रख दिया पेन। हाँ। मतलब यहाँ तक ला के नहीं रखा पॉकेट में। आपने दिन बना दिया होगा उस लड़की का। वो पागल हो गई होगी ना। हाँ। हाँ। और एक्चुअली उसके बाद से ना उसका कभी खत आया। तो ये बहुत ज्यादा आता था कि ये तो बहुत आता था, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, है ना। ये बहुत होता था। और मेरा क्या था ना, कमर्शियल वर्ल्ड में फैशन शोज एंकर कर रहा हूँ, मेरे को इसने कभी बहुत ज्यादा आई नेवर गॉट कैरिड अवे, क्योंकि मैं इस ग्लैमर वर्ल्ड में बड़ा हुआ, एडवर्टाइजिंग से जुड़ा रहा। तो मैं पता है स्टंट राइडिंग में, मोटरसाइकिल जब मैं स्टंट राइडिंग करता था और गर्ल्स के शोज में स्टंट राइडिंग करके दिखाता था। तो ये जो मतलब एक जिसे बोलते हैं लड़कियों की स्क्रीमिंग मैंने बहुत सुन ली थी लाइफ में। आप अब जब जंप मार रहे हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, तो लड़कियों के कॉलेज में जंप मार के दिखा रहे हैं, तो लड़कियां वो किक तो लगती थी वाह करके, जो गर्ल्स ने करना। और हेलमेट उस जमाने में होती नहीं थी और मैं पहन के उतारता था, है ना। उस जमाने में डेनिम की जीन्स, मतलब डेनिम वॉज नई आई थी। तब आप दिल्ली के शम्मी कपूर थे। मतलब कपूर नहीं, ऋषि कपूर, वो नहीं बात थी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रोफेशन, जबकि वो मेरा प्रोफेशन था जी। फिर आप फैशन शो को एंकर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे को इस ग्लैमर वर्ल्ड ने कहीं बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि ये लड़कियां क्यों चिट्ठी लिख रही हैं। मेरी अपनी वाइफ की मुलाकात भी स्टेज पे हुई, शादी भी। हाँ, हम उस किस्से पे भी आएंगे सर। तो ये तमाम जो चीज़ें थी। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक चीज, आपको कौन सी न्यूज रीडर उस समय में सबसे ज्यादा देखो सलमा जी के अलावा? नहीं सलमा जी तो देखिए क्या है? बात थी, मतलब सीखा मैंने रमन जी से बहुत, जो हमेशा बड़े भाई की तरह, बेचारे नहीं रहे इस दुनिया में। और सरला जी बहुत अच्छी, इतनी प्यार वाली, मैं क्या बताऊं, मतलब वो सगी बहन समझ लो। अविनाश, ये इन्होंने सबसे कोई ना कोई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं पूछ लेता था कि मुझसे ये नहीं बोला जा रहा। तो ये शोभना लखनऊ से आई थी, तो वो मतलब ये नहीं है कि अच्छा बताएं, पेन लेके बैठना कि अब ये लिखो, इसको यहाँ पर संधि विच्छेद करो, इसको यहाँ पर तोड़ो। आगे फिर हम भी ट्रेन करते जो नए आते थे, क्योंकि मैंने सीख लिया। अब जैसे मेरे पास एक लड़की आई, बोली कि शमी सर, मुझसे क्षमता नहीं बोला जाता। नॉर्मली लोग क्षमता बोल देते हैं, अब वो है क्षमता, है ना, क्षमता, ठीक है ना, क्योंकि वो क्षमा वाला। तो मैं बोल रहे कुछ नहीं, तुम कोने में जाओ और बोलो कशमता 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 बोलते रहो, और उसके बाद क को रोक लो, बाकी फेंक दो, क्षमता। हाँ, निकल आया मरा 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 से। हाँ, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से, पर कॉन्शियस थे कि सही जाना चाहिए। अब तो खैर माशाल्लाह है ना सब कुछ। माशाल्लाह सब कुछ है ना जी। तो अच्छा, वो आपको लोग पहचानते थे तब, जो क्रेज था सड़कों पे जब आप निकलते होंगे? बहुत। अब अभी तो कुछ नहीं है ना, अब तो बंट गया ना। हाँ जी, अब व्यूअरशिप बंट गई ना। उस वक्त तो एक ही होता था। अरे बहुत ज्यादा, बहुत। पर देखिए अब वही था कि एक इमेज अलग थी तब क्या था कि घर का ये मेरे को बड़ा अच्छा किसी ने कमेंट दिया लाइफ में कि बेटा एक बात बताओ। मैंने कहा आप हम लोगों को इतना प्यार क्यों करते हैं? वो होंगे, मैं तो आज से कोई 10 साल पर, मतलब उस वक्त वो कोई 75 ईयर्स के होंगे, मतलब और महीने में मैं 70 का हो जाऊंगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात थी आपके टाइम में, मेरी 13 साल की पोती मेरे साथ बैठ के न्यूज़ देख लेती थी। मतलब वो इतनी शालीन था, है ना, हम उसी को देख के बड़े, है ना, ठीक है ना। और माँ बाप कहते थे कि आप जो भी कीजिए, पढ़ाई छोड़िए, लेकिन इनको सुनिए। तो कहता वो दौर जो है, तो क्या था, दो चीजें, एक है था क्रेज, एक होता है रिस्पेक्ट। सो आई थिंक वी अर्न रिस्पेक्ट। एक क्रेज होता है, क्रेज तो मतलब किसी का भी हो सकता है। अच्छा, तो क्रेज था आपका परिवार में, रिश्तेदारों में भी बिल्कुल बढ़ गया होगा जब आप पॉपुलर हुए थे, उनको लगा कि अच्छा इंजीनियर नहीं बना, कोई बात नहीं, ये लड़का वो तो होता था, बड़ा नाम कर रहा है। तो वो होता था। फिर तो मेरे फादर के भी कॉलर अप हो जाते थे रिटायरमेंट के बाद भी। मतलब वो ठीक था, वक्त अच्छा था। मेरे भाई जो जर्मनी वाले हैं, उनके वहाँ से कहते थे कि तुम्हारा, वो बड़ा खुश होता था, क्योंकि यहाँ से जब गए तो बताते थे कि तुम्हारे भाई को देखा, भाई को देखा।
तो सारे जर्मनी में अपने, और वो जर्मन से बिहाए हुए थे। हाँ, तो वो अपने ससुराल में बताया, लाइक माय ब्रदर इज अ न्यूज़कास्टर, यू नो दैट। हाँ, ऐसा भी तो होता होगा। हाँ एक फोटो आपके हाँ, साथ, वो एक तो फोटो। बहुत था, वो तो तब तो बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब कैमरा बहुत इजीली अवेलेबल है ना। उस ज़माने में तो कैमरामैन लाते थे लोग हाँ, कि एक पिक्चर खिंचवा दीजिए, और ये वो सब दौर देखा। ब्लैक एंड वाइट होता था, पिक्चर भी, कलर तो बहुत बाद में आई, है ना। सो ये सारी बातें हुई, और मतलब अच्छा लगता था, स्कूल्स में जाना बहुत अच्छा लगता था, है ना। अच्छा सर, मैं आपकी ना पर्सनल लाइफ पे भी आऊंगी और मेट्रो के बारे में भी सवाल पूछूंगी। जी। इससे पहले एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि जब आप दूरदर्शन पर न्यूज़ रीडिंग करते थे, आज भी हम देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी के बीच में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, चाहे वो तनख्वाह को लेकर हो, चाहे वो इज्जत को लेके हो, या क्रेडिबिलिटी को लेके हो। क्या वो दूरदर्शन में भी उस समय था? अ, हम लोग फॉर्चुनेट हैं, हाँ। ऑडियंस के अगर आप संख्या के हिसाब से देखें हम्म, तो हमारी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी, हम्म, वो तो आज भी है ना। लेकिन दफ्तर इसलिए की अगर मैं बात करूं, हाँ, मतलब संस्थान की बात करूं। पर इस तरह से नहीं था हम्म, हमारे। मैं ऑडियंस का नहीं कह सकता या व्यूअर्स का नहीं कह सकता, हम्म, अलग अलग क्लास थी हम्म, उस वक्त भी। हम्म, ज़रूरी नहीं था कि जिसने अंग्रेज़ी देख लिया वो हिंदी भी देखेगा, या जिसने हिंदी देख लिया हम्म, अंग्रेज़ी भी देखेगा। लेकिन हमारा आपस में उठना बैठना जो था, हम्म, वो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता था कि अंग्रेज़ी वाला है या हिंदी वाला है। हम्म, मतलब उसी तरह से एक दूसरे के घर में आना जाना, आज भी हम्म, कभी इस तरह का भेदभाव नहीं था। अच्छा, एक ही तनख्वाह को लेके ये जो सेम, पेमेंट होती थी सेम सब होती थी। एब्सोल्युटली सेम, हम्म, एब्सोल्युटली तो सेम। वाकई ये बहुत उसी बड़ी बात। ट्रांसपोर्ट में जाना, हम्म, हम्म, चलो, हम सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ होती है, हम्म, अलग बात है, लेकिन अगर ड्रॉपिंग जो खवातीन, जो लेडीज़ हैं स्पेशली, हम्म, उनको छोड़ने जाया करते थे या पिकअप ड्रॉप होता था, तो सबने एक साथ जाना, एक साथ बैठना, एक साथ घर में खाना खा के आना। और अच्छा, फिर मेरा क्या था, देखो, मैं क्योंकि अब इस प्रोफेशन से जुड़ गया था, मेरे अपने स्टूडियो बन गए, हम्म, मेरे अपने, मुझे वॉइसेस की ज़रूरत पड़ती थी, तो तमाम इनसे तो मेरा राब्ता बहुत अच्छा बन गया, हम्म, क्योंकि एक रिश्ता बन गया कि ये लोग हम्म, कल मेरे साथ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आज मेरे लिए एक विज्ञापन की वॉइस भी कर रहे हैं, हम्म। है ना। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। अच्छा, मेट्रो तक आप कैसे पहुंचे? वो मेट्रो तो वो बहुत आप तक सिंपल था। पहुंचे या आप हाँ, उन वो तक लोग आए, पहुंचे? बहुत सिंपल था। जब मेट्रो 99 में इसका जी। शुरुआत हुई, तो नेचुरली उनको बहुत ज़्यादा बाहर का कॉन्सेप्ट था मेट्रो, तो कि उसके हम्म, अंदर ऑडियो भी ज़्यादा चाहिए, हम्म, हम्म, अनाउंसमेंट्स भी हम्म, जानी चाहिए। हम्म, तब श्रीधरन साहब हुआ करते थे, हम्म, मेट्रो जिनकी, जी, लाइक वी जी, कॉल हिज जी, बेबी एक्चुअली, जी, है ना। हाँ, तो तब कहा कि वो एक बड़ी छोटी लाइन चली थी, कश्मीर, शाहदरा से, कश्मीरी है। नहीं, शाहदरा से 30,000 तक, 30,000, हाँ। कुछ ऐसा हम्म, था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसमें ऑडियो है और एक टेस्ट ट्रायल कर लेते हैं। हम्म, तो उन्होंने कहा सर ऐसा है कि हम ही बोल लेते हैं। वो नहीं यार, अभी ये अच्छा है, मिनिस्ट्री भी सुनने आएगी, हाँ, किसी प्रोफेशनल को पकड़ लो। हाँ, तो किसी ने कहा कि सर ऐसे है कि, उसने कहा लाइक आई लाइक वन लेडी, हाँ, वो तो साउथ इंडियन थे, हाँ, श्रीधरन जी, हाँ, एंड शी स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश, हम्म, some Khanna Simon. So Rinni Khanna. Yes, yes, yes. And like for Hindi, हाँ, there's a man who's got a mustache. हाँ, शम्मी नारंग, हाँ, नारंग नारंग, ये मेरे को बाद में सब मालूम बता रहे हैं। हम्म, वो तो चले गए थे ना, वो तो अपना छोड़ छाड़ के। हम्म, तो मैंने ठीक है, इनको बुलाया जाए। हम्म, तब यहाँ से मेट्रो के लिए हमारी वॉइस गई। पर अब कहेंगे कि वो मेट्रो का अंदाज वैसा क्यों हुआ। हाँ, वो आपने दिया मैंने या हाँ फिर मैंने उनकी इसलिए तरफ से दिया, आया था? तो क्या हो रहा था कि ऑडियो लाइन से इतना ज़्यादा वाकिफ़ हो चुका था हाँ, कि टारगेट ऑडियंस के हिसाब से हम आवाज़ को पेश करते थे हमेशा। हाँ, अगर मैं एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ तो मेरा अलग अंदाज होगा, हम्म, सरब सांझी गुरबानी कर रहा हूँ तो बताया कैसा अंदाज होगा। हम्म, तो ये वॉइसिंग की दुनिया ने मुझे बहुत ट्रेन कर दिया था। तो मेट्रो में सफ़र करने वाले लोग क्या कैसे, चाहते थे? हाँ नहीं, मेट्रो वाले सफ़र करने वाले नहीं चाहते, हाँ, वो परिस्थितियाँ कैसी हैं, वो कंडीशंस कैसी हैं, पहले हाँ, हाँ, टेक्निकल कंडीशंस भी देखिए ना। हाँ, कि जब मेट्रो, मैंने कहा देखिए एक बात याद रखिए, हम्म, रिन्नी कहने लगी कि हम लोग क्यों ऐसे, जैसे तुम सिखा रहे हो मैं क्यों बोलूं। हम्म, मैं कहा, रिन्नी मेरी बात याद कर, उनके भी लोग बैठे थे, कि जब आपकी गाड़ी दौड़ेगी, हम्म, पटरियों की आवाज़ आएगी, यात्रियों की भीड़ भाड़ की आवाज़ आएगी, तो हमको वो जो पंक्चुएशन है हमारी, हम्म, वो इतनी ठहराव वाली होनी चाहिए कि वो उस भीड़ की आवाज़ को चीर सके। नहीं तो मैं घर में थोड़ी बात करूंगा, अगला स्टेशन जोरबाग है, हम्म, ये पॉज तो नहीं दूंगा ना, शांता
तुम कहाँ रहती हो, यूं तो नहीं बात करूंगा, हम्म, लेकिन मेट्रो में कर रहा हूँ। हम्म, उसका रीजन था, तो ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। हम्म, तो इस तरह से जब ये बात फैली कि यार ये सिर्फ आवाज छोड़ो, हम्म, ये उस बेसिक आउटलेट को भी समझते हैं, हम्म, ये कहाँ बजेगा हम्म, और टारगेट ऑडियंस क्या है उसको भी समझ रहे हैं। हम्म। भाई अगला भी इन्हीं से करवाई जाए। उसमें एक चीज और हुई, जो आपकी आवाज है ना वो आपको थोड़ा सुकून देती है जब हाँ सुनते हैं तो। हाँ, मतलब क्योंकि दो हर तरह की होती आदमी हैं। दफ्तर से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, परेशान है, पजल्ड है, उसमें चीखती चिल्लाती आवाजें, कर्कश चलो आवाजें, उस वो तरह भी से नहीं मेरा समझ मेन में था आता कि है। मुझे मालूम पड़े कि भैंसियां स्वेटर बुन रही हैं अगर गाड़ी हाँ, में, हाँ। तो अगला स्टेशन कहते ही समझ आ जाए भाई कौन सा वाला है। इसके बाद सुन ले। सुन लें, हाँ, पॉज इसीलिए देता हूँ भाई, अब उधर सुन लो। तो ये सारा एक प्लान मैंने हाँ। उनको, वो तो बेचारे बिल्कुल नए थे, सरकारी बाबू थे जो कराने आए थे। हम्म, अच्छा, उन्होंने मेरे को ऑब्जेक्ट भी किया कि यार तुमने बहुत स्लो बोला है यार। हम्म, जब पहुंची रिकॉर्डिंग, मैंने कहा सर मेरा रीजन ये है। हम्म, फिर जब ये पॉपुलर हुआ, हम्म, बोला यार क्या मतलब इमेजिनेशन थी, और मतलब दूर का क्या सोचा बंदे ने। हम्म, तो ये जो मेरे इंप्रेशंस पड़ते गए ना, हम्म, फिर उसके बाद तो मैंडेटरी हो गया ना, अनिवार्य हो गया हाँ। कि अब कहीं भी मेट्रो चलेगी हिंदुस्तान में, आपकी आवाज होगी। वॉइस मेरी होगी और अंग्रेजी में रिन्नी की होगी। हाँ, सिर्फ कोच्चि में क्योंकि हिंदी नहीं ली जाएगी, हाँ। केरला में, वो मैंने हिंदी में नहीं किया, लेकिन मेरी कंपनी ही पूरी प्रोडक्शन करती है। किस किस लैंग्वेज में सर आपने अभी तक मैंने किया तो है? हिंदी में ही किया, सिर्फ हिंदी में पर किया। मेरे जो जो बाकी आर्टिस्ट जो मराठी में कर रहे जी। हैं, तो वो हमारे कंपनी पिन ड्रॉप जो मेरी हाँ, कंपनी हाँ, है, हाँ। अब तो बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ी जी, कंपनी है ना ये, जी, जी। यही सारी फाइल्स बना के हमारे ही आर्टिस्ट हैं वो सारे, जो मैं ही ट्रेन करता हूँ स्टाइल उनको। आप ही का कॉपी करते हैं, कोशिश करते हैं फॉलो करते भाषा हैं। के हिसाब से। हाँ, हाँ, और जैसे अब मैं कन्नड़ है जैसे, या तेलुगु है, हाँ, या मलयालम है, हाँ, ये तो फिर उनका अपना एक स्टाइल होगा, हाँ, लेकिन स्पीड जो है कि बेटा आप स्पीड यही रखिएगा, हाँ, है ना, हाँ, क्लैरिटी यही रखिएगा। हाँ। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, तो फिर वो इट्स नेवर लुकिंग बैक, यू नो, आज 25 साल हो गए ऑलमोस्ट। और तो कई बार होता भी है कि किसी ने भी पीछे आपकी तरह एक पूछ रही थी मुझसे कि आप कब तक, आपको लगता है नहीं, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब अगला नया क्या करने वाले हैं है ना। आप? आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने जो है आप स्टंट कर लिया, आपने आपने एक्टिंग भी की। हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि वो एक चेहरा पॉपुलर हो गया था। ये सारे बच्चे जो आज डायरेक्टर्स बने हुए हैं, चाहे वो अली अब्बास हों, विशाल भारद्वाज हों, जी, रेखा, ये सारे मेरे साथ ही रहते थे ना। जी। मतलब दे वर वेरी, यू नो, लाइक इट्स लाइक ए फैमिली। हुँ, तो जैसे विशाल तो बहुत ही क्लोज था। हुँ, विशाल मेरे जिंगल्स भी कंपोज कर देते थे, हाँ, म्यूजिक थे ना, बेसिकली हुँ, म्यूजिक हुँ, डायरेक्टर थे। हुँ, रेखा ने गा दिया, या उन्होंने कुछ मेरे साथ वॉइस कर दी। बहुत प्यार है हमारा आपस में, जी, मतलब इट्स लाइक। तो फिर उन्होंने कहा कि शमी सर, एक आप कभी भी कुछ हुआ तो आप मेरे लिए कुछ करेंगे। फिर सलमान खान के साथ मैं बीइंग ह्यूमन का उसके साथ मॉडरेट कर रहा था, प्रेस हुँ, कॉन्फ्रेंस वगैरह कभी। तो जब माइक पे बोलता था तो एक बार उन्होंने कमेंट भी दे दिया कि भाई मालूम होता ना तो बिग बॉस आपसे करवाता, मतलब क्या बिग हुँ, ब्रदर बिग बॉस की जो भी बिग बॉस, है ना। हाँ, तो इस तरह से फिर वो एक बार उन्होंने जब सुल्तान आई, हाँ, तो अली अब्बास को बोला यार मेरे को इंट्रोड्यूस शम्मी से करवाना, हुँ, वो जो हुँ, सुल्तान में मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ हुँ, सलमान खान हुँ, को। हुँ, बाकी हम ब्रॉडकास्टर्स बहुत ही बेकार एक्टर होते हैं, लेट मी टेल यू, क्योंकि हमारा जो आराम से माइक्रोफोन से जो दोस्ती हो जाती है ना, हाँ, है ना, हाँ, कुछ हिलना डुलना नहीं। और एक्टिंग इसलिए भाई बहुत मुश्किल है एक्टिंग, ऐसे ही एनएसडी नहीं बने और ऐसे ही पूना इंस्टीट्यूट नहीं बने, हाँ, क्योंकि यहाँ तो बड़े मज़े हैं कि शांता से बात कर ली, हाँ, है ना, हाँ, ना उठना पड़ा, ना एसी में बैठे हुए हैं। तो यहाँ तो बॉडी ना हिले, माँ ही नहीं कहना माँ, यही कहने में मर जाए हम तो, है ना। तो जब देखा ना तो बोला ना भाई, है ना, इस गलत फहमी मत रहना कि हाँ, तुम एक्टिंग कर सकते हो। हुँ, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी हुँ, बॉडी लैंग्वेज होती हैं, मार्किंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है उसका, तो हुँ, है ना। हुँ। तो लेकिन ये आपने कर तो लिया वो फिर कर भी, लिया, मतलब हाँ। वो मतलब आप कहें कि वो कोई तीर नहीं चला लिए, मतलब ये था। बट बट कुछ ठीक है। छोड़ा नहीं हाँ बस ये, आपने, हाँ एक हाजिरी में एक वो मेरे टिक बायोडाटा में कर लिखा लिया गया, आपने, हाँ। ये भी कर लिया जिंदगी में, है ना। हाँ, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है है कि ना। आपने सब टिक कर हाँ लिया। हाँ इंजीनियरिंग, हाँ स्टंट हाँ, करना, वो सब एक्टिंग सब करना, कुछ, वॉइस ओवर, हाँ हाँ। न्यूज़ रीडिंग, मेट्रो में आवाज़ आपकी हाँ, गूंजती है, सुना और मतलब। शादी भी कर ली, और शादी हाँ, निभा भी मैं ली फर्स्ट शादी क्लास। पे आना चाहती थी हाँ कि शादी आपने जो की वो भी बहुत अच्छा खूबसूरत गाती हैं, और आपकी आवाज़ भी मतलब जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह। हाँ, वो बेसिकली मुलाकात कैसे हुई? कौन किस पे कॉन्सर्ट मर में वो मिटा? आवाज़ की वजह से ही हुआ।
नहीं, आप उनकी आवाज़ पे मर मिटे या फिर वो आपकी आवाज़ पे मर मिटी? पहले नेचुरली वो सुन रही थी, मैं बहुत देर से अनाउंसमेंट कर रहा था। ये कहाँ की बात है? ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन इंडिया में होता था, ऑल इंडिया वोकल कंपटीशन। जी। उसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग आते थे। हाँ। उसका फाइनल जो होता, ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, उनका नाम डॉली नारंग है। जी। वो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, तो पंजाब रीजन से फिर अलग अलग रीजन से जब चुन के आ जाते हैं, फाइनलिस्ट बन जाते हैं, उनका फाइनल फिर दिल्ली में होता है। तो मैं नॉर्मली प्रादेशिक मैं नहीं करता था, लेकिन पंजाब के वक्त में मैं चंडीगढ़ में वैसे ही, क्योंकि मेरे बहुत सारे कजन्स वगैरह उधर ही रहते हैं, वहाँ पे डेस्टिनी आपको खींच के ले गई? हाँ, नहीं वैसे भी पंजाब जाना आना होता था। और पंजाबी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, तो इसलिए भी चलता था। खैर जब किया तो इनको भी इन्होंने ये सेमीफाइनल्स में गा रही थी, मैं उसको भी, उन्होंने कहा शम्मी आए हुए तो यार इसकी एंकरिंग भी तुम ही कर जाओ, दिल्ली में तो करोगे ही। तो उन्होंने कहा, इन्होंने कोई पता नहीं गज़ल गाई या क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि शायद इनकी मदर भी साथ थी, उन्होंने कहा भाई अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। तो मैंने कहा यार ये हर आर्टिस्ट बोल के जा रहा है, मतलब एक तरह से ना। तो मैंने बोला अच्छा इन्होंने भी अच्छा ही गाया होगा, क्योंकि नेचुरली अगर फाइनल में पहुंची है तो मैंने कहा नहीं आप भी बहुत अच्छा, जैसे आप नेचुरली आप भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो बात हो गई, तो फिर मैंने इनकी पंजाबी में बात करनी शुरू कर दी। मेरे को तो लगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, बड़े दिनों बाद कोई पंजाबी बोलने वाला मिल रहा है। तो उसके बाद हुआ कि अच्छा सो आई सेड ओके ऑल द बेस्ट, सी यू इन दिल्ली। जबकि अभी इनका रिजल्ट नहीं आया था, तो 3 दिन बाद बताते हैं ना। तो सी यू इन दिल्ली, का ठीक है। तो ये भी बताया कि आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश और ये सारा, शी इज़ वेरी वेल रेड पर्सन, गाती बहुत। हाँ इन्होंने ये भी कहा कि मैं बॉम्बे में जयदेव जी से ये सीख रही थी, है ना, ये बहुत अच्छी सिंगर। तो अब वहाँ सारे ही टक्कर के मिल रहे थे। रेखा जो है, रेखा भारद्वाज, ये जूनियर्स में आई हुई थी। अच्छा। हाँ जब मैं एंकर कर रहा था तब मालूम नहीं था कि बच्चे मेरे ही स्टूडेंट बड़े हो जाएंगे ना, लाइक इस तरह से। तो इस तरह से हुआ। फिर वो दिल्ली आई, दिल्ली में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अब मैं बॉम्बे अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए। हाँ फिर ये नंबर 2 आई पूरे इंडिया के अंदर, आई थिंक सेकंड आई, तब इनको सेकंड वो मिला। ओह वेरी गुड। और जैसे अपना अंदाज होता, वेरी गुड, मीट माय पेरेंट्स, ये वो, मेरे मम्मी पापा भी वो शो देखने आए थे। और दिल्ली वाले तो फॉर्मेलिटी करते नहीं, हाय कितनी सोहनी कुड़ी है, यू नो लाइक ऐसे नहीं करते। और पंजाबी एक तो मिल गए आपस में। सो लाइक यू हुआ। आई सेड अच्छा तो एक काम करना, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम प्लीज कम, लेट्स स्टे कनेक्टेड। यार जैसे होता है कि जैसे मम्मी पापा भी बात कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, उसकी माँ भी खड़ी हैं, तुसी कित्थों दे, है ना, आप कहाँ से हैं, है ना। वो पंजाबी में लग गए, हम यहाँ लग गए, फ्रेंड्स भी, मेरे और फ्रेंड्स भी खड़े हैं, वो और पार्टिसिपेंट्स भी खड़े हैं, मतलब ये नहीं था कि पर्टिकुलर। फिर मैं बॉम्बे गया किसी सिलसिले में, तो अच्छा हे व्हाट यू आर डूइंग, जैसे फ़ोन करते हैं आप, ये भी नंबर है, ये भी ना, तो अच्छा आई एम स्टेइंग विद माय ब्रदर, आप खाना इधर ही। उससे बात हो गई एंड फिर उसके बाद ये फ़ोन वोन तो इस तरह से कॉमन नहीं होते थे, है ना, ये मोबाइल तो नहीं होते थे, तो जहाँ से वो डायल वाला नंबर मिल जाए, इन्होंने भी कर देना, मैंने भी कर देना। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं यहाँ से राजधानी से, बॉम्बे से मैं दिल्ली तक आऊँगी एंड उधर से नेक्स्ट मेरे को लेने आएंगे लोग। तो ये बहुत ही एक रिच लैंडलॉर्ड्स की लड़की, यू नो, चंडीगढ़ में, मतलब 1500 गज की कोठी वाले लोग, तो गाड़ी आएगी लेने, है ना, तो ठीक है यार, हमने क्या लेना है ना। उसके बाद तो बस फिर है कि ओके आई हैव स्पोकन अबाउट माय यू एंड माय पेरेंट्स हैव ऑलरेडी मेट यू, व्हाट डू यू थिंक। अरे व्हाट डू यू थिंक, है ना, एक होता है ना कि कैजुअल सा आदमी को एकदम से सर ओके, अब समझ ही ना आगे बात कैसे, इतने जो खलीफा बन रहे थे तुम, तो इस तरह से। देन वन डे देन आई ऑल्सो टोल्ड माई पेरेंट्स कि लाइक ओके फाइन, ये वाली चीज़ है। फिर सोचना कैसे, आप मिले हुए हैं तो आप ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नहीं, इन्होंने कहा कि मैं फिर अपने पेरेंट्स से बात करूं, तो इन्होंने कहा कि मैं आई वांट दैट। सो ऐसे देख लो यार, क्योंकि क्या है कि पंजाब आगे बढ़ने से पहले जरूरी था कि पेरेंट्स से बात नहीं वो कुछ जो भी है, क्योंकि और क्या है कि शी इज़ फ्रॉम जाट फैमिली, और पंजाब जट्स जो होते हैं बहुत कंजर्वेटिव लोग होते हैं, मैं कितने भी पढ़े लिखे हूँ, लेकिन मतलब हमारे जैसे कैजुअल आदमी को बहुत जल्दी वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। ये मतलब लौंडा लपाड़ा, है ना, बुलेट चलाने वाला, यू नो लाइक, तो है ना। अच्छा उनमें ये भी होता है आपकी ज़मीनें कितनी हैं, है ना,
और भाई मेरे पास कुछ नहीं, मेरा छोटा सा प्लॉट है, मतलब, है ना। सो लाइक उस ऊपर ही हो गया। फिर उसके बाद बट शी रिमेन डिटर्मिन्ड। उन्होंने काफ़ी पूछताछ की कि देखो भाई सोच लो। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही कैजुअल से एटीट्यूड वाला लड़का है, बट ये है कि हाँ, तुम्हारे जो एक बेसिक आर्ट है उसको फुलफिल करेगा, तुम्हारी जो पैशन है उसमें तुम्हारा सहयोगी होगा ये, ठीक है। वो गाती हैं और आप बजाते हैं ड्रम्स। नहीं वो तो कुछ खैर ऐसा भी उससे है? नहीं, वो तो बहुत स्टेज शेयर किया आपने कभी? हाँ वो तो गा नहीं, वैसे मैंने कभी बजाया इस तरह नहीं, मैं हमेशा एंकर किया, इनको बताया था। बट उसके बाद मेरे फ्रेटर्निटी में इन्होंने बहुत सारे जिंगल्स गाए, इन्होंने अपने शोज किए। कई बार ऐसा मैं नहीं, मैं एंकर करता यार, तो मैं बड़ा शर्म आती है अपनी बीवी को कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, है ना। पर ये था। और उसके बाद हम फिर दोनों मिलकर म्यूजिक बनाते रहे बहुत देर तक। देन मेरे को कंपोजिशन का शौक पड़ गया, फिर बेस्ट कमर्शियल्स हम दोनों मिलके बनाते थे। तो वो शादी हो गई एक बारी, है ना। तो मैंने बोला अब जितना पैशन, फिर तो स्टूडियोज अपने हो गए, सब कुछ अपना हो गया। फिर एक बारी जब तुम माँ बाप बन जाते हो तो फिर आपकी जिम्मेदारियाँ और हो जाती हैं। शी इज़ अ ग्रेट मदर। इन्होंने बहुत अपना कहा, नहीं मैं अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड, मेरा बेटे का नाम दिशांत है जो खुद बहुत एक अच्छे कलाकार हैं, और उन पे स्पेंड किया। तो बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है कि जो दिशांत मेरा बेटा आज है, मैंने तो 10% भी हिस्सेदारी की वजह से है। उसने मतलब बहुत कुछ गिव अप करा। मतलब उन्होंने तो, उनका अब लक्ष्य ही वही था, है ना। तो जबकि कोई बाइंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो ये भी है कि उसी तरह से अब माशाल्लाह मैं ग्रैंडफादर बन गया, तो वो संस्कार दिशान में भी बहुत हैं और उनकी बेगम में भी बहुत हैं, है ना। तो परिवार को बहुत तवज्जो दी, ये एक बड़ा अच्छा रहा। परिवार अगर आप एक साथ होता है ना, तो आपके पुराने परिवार भी जुड़े रहते हैं। अच्छा, आपके लिए वो कोई गीत गुनगुनाती है फिल्म अभिमान का, अब तो है तुमसे? वो तो बहुत सारे गाने गाती हैं। आपके लिए? नहीं वैसे मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। नहीं, हम तो दोनों मिल, गाना? हमारे दोनों मिलके जो वो था, हाँ। एक मैं और वो गाते हैं, बहुत पॉपुलर गाना है। मैं हो सका तो उसकी रिकॉर्डिंग भी दूंगा आपको। जी जी। दे दे दहा रे रा रे दे रा रे दे रे दहा, छुपा लो यूं तुम ये प्यार मेरा के जैसे मंदिर में ला दिए कि, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में ला दिए। वो फिर उनका है, तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का नार रूं मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम के जैसे मंदिर में ला दिए की। तो ये हम दोनों गुनगुनाते रहते थे एक दूसरे के लिए, मतलब। हाँ, फिर वो पार्टीज में मशहूर हो गया ये गाना, ये जरूर सुनाइए। तो मतलब अब क्या होता है, वो एक तो इतना गाना सुन लेते हैं, लिरिक्स वेरिक्स याद रहते नहीं है। हाँ। तो पर ये है कि वो तो खैर बहुत अच्छा गाती है। उनका उन्होंने एक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, फिर उन्होंने गुरबानी पे बहुत काम किया। उनका जाप साहब बहुत पॉपुलर है। उनका एक आज से मतलब 500 साल पुरानी कंपोजिशन है बिदाई के ऊपर, साडा चिड़िया दा चंबा वे। वो कभी आप सुनिएगा, चिड़िया दा चंबा विद डॉली नारंग, बहुत ही खूबसूरत गाया। वो ओरिजिनल कंपोजिशन बुल्ले शाह की जो हुआ करती थी, है ना। वो सॉरी वारिस शाह की, बुल्ले शाह वारिस शाह की। तो वो जो विदाई के ऊपर लोग अच्छे अच्छे जो पंजाबी जानते थे वो रो पड़ते थे। जब बहुत कम होता है जब मियाँ बीवी एक दूसरे के, से कहते हैं ना कि पूरक बन जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें उनके प्रोफेशन में, उनके पैशन में, जिस तरह से आप दोनों लोग कर रहे हैं। हाँ, हमने कभी इसको बहुत ये नहीं कि कभी सोच के कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसी तरह के परिवार में बड़ा हुआ, जहाँ पर हंसना खेलना, मतलब मैं अगर मेरे आज भी पंगे लेते हैं आप? हाँ नहीं, वो तो कई होता है। मतलब मेरे अगर सिस्टर के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो वो भी उतने ही क्लोज हैं मेरे, है ना। और मेरे पापा के दोस्त आ गए तो उनको किस तरह से लुक आफ्टर करना है। तो ये जो हमारे चाचा भुआ ये बड़ा होता था कि आप बड़ा खुश होना कि लोग
तो लगता था कि ये संसार तो घर में ही पैदा कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। हमें क्यों, जबकि बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हैं, बहुत लोग आना जाना, पर आप कभी भी, आप मेरे एटीट्यूड से भी आपको मालूम पड़ गया होगा, दरवाजे हर एक के लिए खुले जी। कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा कि भाई आप कौन हैं, क्या हैं, है ना, भाई ये वहाँ बैठे, आओ बैठते हैं, गपशप मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। अच्छा सर, मैं आप, क्योंकि आप भाषा और उच्चारण जैसे कहते हैं, आपका बहुत जोर रहता है इस पे, आवाज जी के साथ ही। जी जी। न्यूज़ इंडस्ट्री से आप 20 साल, करीब 2 दशक तक जुड़े रहे, बल्कि ज़्यादा हो गया, बल्कि ज़्यादा हो गया, 1982 से लगा लीजिए। हाँ जी, 82 से अगर आप लगा लें, तो अब जो आप खबरों की दुनिया आप देखते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब भाषा पर उतना जोर रहा है या उच्चारण पर, अब आपको नहीं लगता कि बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? मुझे लग रहा है कि क्या होता था, ये ना, ये जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, जो कहते हैं, द वर्ल्ड हैज बिकम सो कंपैरेटिव नाउ, कंपटीशन, भला तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, ये जो वन अप का और मामला वाणिज्यिक हो चुका है, कमर्शलाइजेशन इतना हो चुका है, पैसा पैसा पैसा, और अब इसमें क्योंकि सवाल मलकियत का है, वो उसके पास कितना पैसा आ रहा है, ये बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और बहुत सारे रीजन हैं। इस तमाम मतलब चकाचौंध में कहीं ना कहीं भाषा, कंटेंट, विषय, अदायगी, ये पीछे छूट गए, और फिर क्या हुआ, व्यूअरशिप बंट गई। व्यूअरशिप बटे, या तो सब अलग अलग व्यूअरशिप और हर एक अलग अलग अंदाज होता तो शायद काम चल जाता, लिए हुआ नहीं। तो क्या हुआ कि ये ऐसा पढ़ती तो मैं भी ऐसा पढ़ूं, तो वो जो एक चलन से क्या हो गया, उससे बोरियत शुरू हुई पहले, फिर धीरे धीरे, मतलब उस वक्त कोई विकल्प नहीं था, इसलिए यूट्यूब ने आपको घेरा, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, है ना। तो वो जो क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम हुई, लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, पहले ज़माने में जहाँ बच्चों को कहा जाता था कि इनको सुनिए, अब बच्चों को मना किया जाने लगा। बुरा भी लगता है, क्योंकि ये बच्चे भी मेरे सामने ही बड़े हुए हैं जो आज कर रहे हैं, है ना। तो कई बार लगता है कि क्यों, मतलब धीरे धीरे आपको मालूम है कि अब वो ढलान की तरफ है, अब वो टीआरपी का गेम, हमारे ज़माने में तो कुछ होता ही नहीं था, ये हमें टीआरपी का मतलब भी नहीं पता था, है ना, और लगता था सभी देखते हैं। वो सारी बातें इसलिए धीरे 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 अब सब एक जैसे नहीं लगते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, एक जैसी लगती है, आवाज छोड़िए, अंदाज एक जैसा जी। कंटेंट में कि अच्छा, फिर ये होता था कि एक होता है कि अच्छाई परोसने में या पॉजिटिविटी, सकारात्मकता परोसने में कौन ऊपर है, ये तो मानता हूँ। अब नेगेटिविटी परोसने में कौन ऊपर है, इसकी दौड़ चल पड़ी है। ये थोड़ा काम, ये समाज के लिए भी, देश के लिए भी बहुत अच्छा। अब न्यूज से बड़े उनके एंकर्स हो गए हैं, वही बोल रहा हूँ आपको ना। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मतलब आप समाचारों में एंकर को देखिए, पहले होता था कि एंकर के जरिए समाचार सुनिए, बिल्कुल, है ना। तो अब ये हो गया, अब मुझे तो मालूम नहीं है, खैर मैं इतना किसी से ज़्यादा, आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं अभी? बहुत कम। मैंने सच पूछिए तो एक तो मेन चैनल, वो जो डिश जो होती है टाटा स्काई, और ये तो हमारे घर में काट दी गई है, काफ़ी घरों से काट दी है ना, तो वो हो गया। और जो रही सही कसर वो निकाल दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने, है ना। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, फिल्म्स आ रही हैं, बल्कि सीरियल्स भी नहीं देखे जा रहे अब तो, क्योंकि कंटेंट वाइज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इतनी अच्छी स्टोरीज हैं, ये है वो है। बाकी आप मेरे घर में एक और बात बताए ना, हमारा डाइनिंग टेबल टॉक बहुत बड़ी होती है, सारे परिवार बैठ के, तो कई बार 2-2 3-3 घंटे टीवी ऑन ही नहीं होता, बातें कर रहे होते, बातें कर रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है। अब मेरे घर में मेरा 7 मंथ्स का एक ग्रैंड सन है, आधा टाइम तो उसके साथ निकल जाता है, वो एक जिंदगी का और पहलू है। बड़ा खूबसूरत पहलू है, बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे जिंदगी के सारे पिछले कितने मकबूल और कितने मशहूर पहलू रहे होंगे। लोग अपने बच्चों का जीवन अपने पोतों पोतियों ये जिसने कहा ना कि मूल्य से सूद प्यारा जी, ये बिल्कुल सही कहा है। वो भी इतना खुश रहता है। अच्छा, ही लाइक्स म्यूजिक, वो अभी से उसको छोटे ड्रम्स लेके दिए, 7 मंथ्स का है, तो ढम ढम करता रहता है।
दादी के साथ, मतलब डॉली के साथ वो, क्योंकि बहुत सुर में गाती हैं, कैन यू इमेजिन, एक मिनट में रिएक्ट कर देगा कि आप बेसुरग हो गई हैं, जान के भी कर दो तो। अगर आपने उनको, तो भी जैसे नन्ही कली सोने चली, या कोई बहुत चुन चुन करती आई चिड़िया, व्हाटएवर है ना, लकड़ी की काठी, वो सब मेरे वाइफ ने तैयार करके रखे हुए हैं गाने, वो इतना ज़्यादा एंजॉय करता। पर अगर आपने बीट से अलग हो गए सपोज कीजिए, या सुर से, तो ही गिव्स यू अ डर्टी लुक कि भाई, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कम से कम वो बड़ा खुश होता है इन बातों से, क्योंकि माहौल ऐसा है। तो हमारे घर में ये डिस्कशन हो रही है। बिजनेस अगर कोई डिस्कस करता है, दिशांत करता है। मैंने अपने बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं लाया, है ना। मैं कॉन्सेंट्रेट करता रहा अदायगी पे, कॉन्सेंट्रेट करता रहा कि पढ़ा कैसे गया, इसका स्टाइल क्या बनाऊंगा, ये करूंगा। अल्टीमेटली बिजनेस संभाला, जो बिजनेस की शक्ल दी वो मेरे बेटे ने दी। अच्छा, अब 2 सवाल मेरे सर और बचे हैं जी। एक सवाल तो ये है, आवाज ही सब कुछ है आपके लिए जी। इसके लिए जीवन में बहुत कुछ त्याग भी करना रहा। हाँ, सिगरेट जैसे नहीं। तो ये बाद में बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी कि क्या आप गले के लिए कुछ खास खाते हैं या कुछ त्यागते हैं। तो 2 चीज़ें हैं कि गला अपने आप में, जब भी किसी चीज़ का मिसयूज करेंगे आप, है ना, तो किसी भी आपकी खुदा की बख्शी हुई नेमत को दुरुपयोग करेंगे उसका, तो वो आपका साथ नहीं निभाएगा, वो फैकल्टी आपके साथ नहीं साथ देगी आपका। तो यही मैंने भी किया। मैं कभी भी, मुझे मालूम था कि मेरे सामने माइक्रोफोन है, मेरे रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स हैं, वो मेरी आवाज़ को निकाल ही लेंगे। तो मैं अपने पहला जो काम सीखा कि आई नेवर डू द वॉइस अब्यूज़। मैं अपने जो, देखिए जिस तरह से संगीत के स्वर होते हैं ना, मतलब मध्यम स्वर, तीव्र स्वर, तो नॉर्मली मैंने कोशिश की कि मध्यम स्वर पे रहूं मैं, ऑक्टेव जिसे कहते हैं आप, है ना। जब मैं बच्चों को ये भी कहता हूं कि आपके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके माँ बाप आपको बिगाड़ देते हैं, जैसे हम खुद ही कहेंगे मेरा बच्चा क्या खाएगा, तो चल दो, तो आपने पहले ही दांत भींचना सिखा दिया उसे। अब इस आदत से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ना। फिर यहाँ इतना ज़्यादा हमें आदत पड़ जाती है, मम्मी मैं कल जाऊँगा, पहले बोल दो मैं नहीं करूँगा यार। आपने एक सांस में नहीं, आपने स्वर ही उठा लिया। अगर मैंने कहा कि मम्मी मैं आज कॉलेज जाऊँगा तो वहीं से खा के आऊँगा, तो कितना जहमत, इतनी तो मेहनत करनी है ना कि आपको जो चीज़ मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ज़रा सा मम्मी के पास चला जाऊँगा ना कहने के लिए, लेकिन मैं अपनी वॉइस के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। ये कुछ चीज़ें परिवार में भी थी कि भाई ये चिल्लाना नहीं, है ना, वो अनुशासन था एक तरह का। या हम लोग क्या होता है कि एक्साइटमेंट में, ओ पापे कितने सी तो जफ्फी डाल, हम नोट ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अगर आपको इस पेशे में आना है, तो सबसे पहले आपको, ये आपका बच्चा है, इसके साथ आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ इसका लालन पालन करना आपको। तो ये जो छोटी छोटी बातें, पहले तो ये हो गया। फिर आपकी आदतें, बहुत गलत फहमी डाली जाती है आज के यूथ को कि आप ज़रा सिगरेट के 4 सुट्टे लगा लेंगे ना, हाँ माशाल्लाह क्या सेक्सी वॉइस हो जाएगी आपकी। भाई उस टाइम तो तुम कहोगे ये सब हो जाएगा, लेकिन शम्मी नारंग आज लेट 60s में है, 40 पन्ने, आज भी उसी एनर्जी के साथ पढ़ लेता है। तो लोग सोचते हैं कि बोलना सिर्फ गले का काम है, फेफड़ों की शक्ति भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लंग पावर जिसे कहते हैं। तो ये सिगरेट, पोल्यूशन, है ना, तो अगर इस प्रोफेशन में आना है तो भाई इससे दूर रहो। अच्छा, आप कहते हैं कि ओम का उच्चारण बड़ा जरूरी है। वही तो, वो एक्सरसाइज हो गई एक। ये तो हो गया कि आपको जो जाती जिंदगी में जो बिना कुछ किए आप ख्याल कर सकते हैं, चीखना, चिल्लाना, हाई नोट पे। हाँ, एक ज़माने में क्या होता था, पारसी थिएटर जब माइक्रोफोन नहीं होते थे तब आप, मैं जा रहा था गांव से, तो ये होता था। लेकिन अब वॉइसिंग का स्टाइल बदल गए, है ना,
और अब चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप देखेंगे कमर्शियल्स भी आते हैं, है ना। अगर वो मतलब मशीन भी बेच रहा है, जिंदगी के साथ चलते हुए आज ही लीजिए बिल्कुल नया, पर वो नोट उसने इमोशन डाल दी। मन के कुरुक्षेत्र में विचारों का महाभारत, यही है, यही है, यही है जिंदगी। आपने इमोशन के पर अपने वॉइस का पिच नहीं बढ़ाई, है ना। तो क्या हुआ, ये स्टाइलिंग में हम लोग डिफरेंट करते गए। फिर उसके बाद आप जो वॉइस के लिए सबसे 3 अहम अंग हैं आपकी बॉडी के, आपका पेट, आपकी चेस्ट जिसे आप लंग्स कहते हैं, आपके फेफड़े, और आपका ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, गला कान और कान, है ना। ENT का आपके जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसको बांट दीजिए अ, उ और मा में, है ना। जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप अपने पेट के मसल्स को जहां से साउंड बन रही है ना, उसको फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, उसे लचीला बना रहे हैं। फिर जब वो यहाँ पर एक साउंड को वाइब्रेशन में बांटना, फील कर सकते हैं, नहीं बांट रहे हैं। अब आप इस साउंड को आप स्पीच तक पहुंच रहे, अभी स्पीच नहीं बनी, अभी आप इस साउंड को बांटने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। अपने फेफड़ों को मजबूत, और या मजबूत फेफड़े उस आवाज को कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर फिर आप संधि विच्छेद को आपने जोड़ा, आपने यहां से शुरू किया और शब्द बनाने में आपको आसानी हो गई, उसको स्पीच में, संवाद में बदलना आसान हो गया, है ना। तो ये आपको, मैंने एक कहा शांता आप कहाँ रहती हैं, एक तो ये हो गया शांता आप कहाँ रहती हैं, शांता आप कहाँ रहती हैं, मैंने 3 ऑक्टेव्स के साथ खेला। पर वो कंट्रोल, वो नियंत्रण आपकी बॉडी कराती है आपको। यही स्पीच की ट्रेनिंग्स होती हैं। मैंने कोई ट्रेनिंग एज इट इज ली नहीं, लोगों से बातचीत की कि साहब कमाल है, क्या करते हैं, है ना। पढ़ा, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है, मुझे और कुछ आता नहीं, जिंदगी भूखा मर जाऊंगा। तो ये सारी बातों के साथ, और प्लस मैं वफादार रहना चाहता हूं अपने प्रोफेशन के प्रति, उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ जीना चाहता हूं। तो यही तमाम चीजें, पर लोग सोचते हैं गाने की अगर ट्रेनिंग हो सकती है। अब बड़ा कमाल की मैंने एक बात करी, पूरे हिंदुस्तान, आपको माल सुन के हैरानी होगी, और ये फैक्ट है कि डेली बेसिस पर, हर रोज के हिसाब से मेरी वॉइस पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली वॉइस है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, आप मेट्रो में लाखों लाख लोग रोज आपकी आवाज सुनते हैं, कहेंगे वो तो रेडियो में भी सुनते हैं, पर रेडियो में आप बंद कर सकते हैं ना, यहाँ तो कम वक्त सुनना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। मॉन्यूमेंट्स आप जाते हैं, ये यंगस्टर्स को बताने भी चाहता हूँ कि कितने एवेन्यूज होते हैं वॉइस के। लोग कहते हैं जी चेहरा दिखा दीजिए जल्दी से, लेकिन ऑडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कमाई के हिसाब देखें, आप सुबह उठते हैं, डायल 1 फॉर सो एंड सो, डायल 2 फॉर सो एंड सो, कोई तो बोल रहा है, अगला स्टेशन कोई तो बोल रहा है, आपकी किताबें पढ़ी जाती हैं, आप विज्ञापन सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, रेडियो जॉकी हैं, स्टेज पे जा रहे हैं। आज ऑडियो बुक्स का जमाना है, हर उपन्यास को आज ऑडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है। कितने एवेन्यूज हैं आपके, लेकिन हमारा जो एक एवेन्यू है मेट्रो, बाकी एवेन्यूज आप चाहें तो सुने, ना तो ना सुने भाई, उसमें तो आप गाड़ी में चढ़ गए तो सुनना ही पड़ेगा। अब मेरे को परसों किसी ने पूछा कि आप इतने जमाने से पढ़ रहे हैं, संगीत की तरह इसे ट्रीट करते हैं, जिस तरह से वो एक अच्छा गायक अपने स्वर को बिगड़ने नहीं देता, आप अपनी मॉड्यूलेशन को बिगड़ने नहीं देते, आप प्रोनंसिएशन को बिगड़ने नहीं देते, कोशिश करते हैं। सब कुछ है, लेकिन आज तक कभी सुना है कि किसी एक सम्मान के लिए, किसी अवार्ड के लिए
कभी किसी ने इसको आज तक रिकग्नाइज ही नहीं किया। भाई हमने हर गायक से ज़्यादा बोले हैं, दुनिया के साथ सुनाई हम सबसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि किसी को पद्मश्री के लिए बोल दिया हो? है ना? उतनी ही मेहनत करते हैं, उतनी ही नफासत लाने की कोशिश करते हैं अपनी अदायगी में, ठीक है। बट मतलब आज संवाद कौशल इतना इंपॉर्टेंट विषय है जिसे आप कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। हाँ, पर कभी सुना है कि ये बोलता बहुत अच्छा है इसलिए इसको सम्मानित किया जाए? ये हमारे लिए एक विडंबना है, दुख होता अंदर से। अच्छे अच्छे लोगों को हम सिखा चुके हैं बोलना कैसे है। और आप ये भी देखिए, पहला शख्स जो आपसे इम्प्रेस होता है वो आपके गाने से नहीं हो रहा, वो पहले आपसे बात करके इम्प्रेस होता है कि आप बोलते बहुत अच्छा है। आप आज एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाएंगे, एक तरफ एक नॉर्मल बोलने वाला जाएगा, एक तरफ मेरे जैसा बोलने वाला जाएगा, मेरे को सुन लिया जाएगा, क्योंकि ये आदमी की फितरत है, वो अच्छा सुनना चाहता है ना। पर मजाल है कि अभी आपको इस क्षेत्र के लिए कभी चुना गया हो, बता दीजिए ना, है ना। नहीं, ये नहीं कि हम उसके कोई तवक्को, हम कोई अपेक्षा लेके बैठे हुए हैं कि नहीं साहब ये होना। मैं वैसे कह रहा हूँ कि इसीलिए क्या हुआ कि ये प्रोफेशन को बोलता ही तो है यार, बहुत आम बोला जाता है, भाई तुम्हारा क्या बोलते हो, पैसे ले जाते हो। एक आदमी स्टेज पे बेसुरा गाना गाता है, बोलना लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ना। हाँ, अब ये ही मैं समझाना किसी का तवक्को नहीं कि आज मतलब किसी ने इस पे गौर ही नहीं किया। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सुर लगाता है, तो हम भी तो शब्दों का चुनाव अच्छा कर रहे हैं, सही ढंग से बोल रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेट कर रहे हैं। आज आपकी कोई बच्चों की जिंदगी अधूरी रह जाए अगर उनकी कार्टून फिल्म को डब ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने 8-8 कैरेक्टर किए, मैं हूं तुम्हारा राजा और कल मिलूंगा, फिर यहीं मिलूंगा ना, ये भी कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलने से पहले तुमसे बात भी करो। अब आप कहेंगे ये तो सब सुना हुआ है, तो मैंने इस पे मेहनत की होगी ना लाइफ में, की होगी तो की होगी ना। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, एआई को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं वॉइस ओवर की दुनिया में? जी है, चैलेंज है, पर मुझे लगता है कि एआई को भी अपनी वॉइस को वैसा बनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। तो मैं हमेशा नई जनरेशन को यही कहता हूं, एआई से डरो मत, उससे दोस्ती करो। तुम्हारी वॉइस के साथ एआई है ना, उसका समन्वय कैसे हो सकता है, वो होमोजेनिटी जो होती है आपकी दोनों की दोस्ती की, उसका फायदा उठाओ। अभी भी एआई जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं से एक लिमिटेड है, सीमित है। वो टाइम, उसको प्रोसेस करने बैठेंगे आप आज, उसमें टाइम लगता है, सब कुछ होता है। मैं आने वाले वक्त तक कुछ नहीं कह सकता। पहले तो ये भी था कि सारा ऑर्केस्ट्रा साथ बैठता था और गाने वाला पूरा 4 मिनट का गाना तभी बजा के जाता था जब वो खत्म कर लेता था, है ना। एक टेक में ही सब कुछ देना पड़ता था, ऑर्केस्ट्रा भी बजेगा, गाने वाला गाएगा भी, सब कुछ होगा। अब क्या है, गाने वाला अलग गा रहा है, गिटार वाला अलग डब कर रहा है। टेक्नोलॉजी बदल गई ना, पर गाने तो बन रहे हैं, गिटार फिर भी बज रही है। तो मुझे लगता है कि कितनी भी साइंस तरक्की की जाए, ह्यूमन वैल्यू रहेगी। बिल्कुल, तो ह्यूमन वैल्यू रहेगी, लेकिन साथ में आपने जो शम्मी नारंग को सुना, उससे आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा कि वो अनुभवों की एक ऐसी पोटली है, उसमें इतनी सारी कहानियाँ हैं जिनको अगर आप वाकई ध्यान से सुने तो आपको ज़िंदगी की बहुत सारी राहें खुलती हुई दिखेंगी। हालांकि एक अफसोस भी है कहीं ना कहीं कि उन्होंने जो देश को दिया, जो समाज को दिया, जो एक सुकून शांति भरी आवाज़ से हमें जैसे कहते हैं ना परिचित कराया, लेकिन उस आवाज़ को जो एक सम्मान लोगों ने तो दिया, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि सरकार की तरफ से जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी दर्शकों का प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो उन्हें भरपूर मिला है। आज भी लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच शांता, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। वाकई मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, आपसे जैसी शख्सियत। ठीक है, और मैं जाते जाते हमेशा ये कहता हूँ कि मेहरबान होकर जिस वक्त चाहो बुला लो मुझको, मैं कोई गया वक्त नहीं कि फिर आ ना सकूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बोले भारत में आज इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।